बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, आज हमने न्यू नावल स्टार्ट कर रहे हैं, वही रास्ते वही मंजिल, रिटन बाय मरियम अज़ीज़ का। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और ऐसा है कि जो दूसरे नावल की जिसकी मैंने आपके साथ शेयर की थी, स्नीक नहीं शेयर की थी, थीम शेयर की थी, तो एमल अब्दुल का जो नावल है वो आएगा जब 3000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे तब। लेकिन उससे पहले हम अपने डिफरेंट नावल्स पढ़ते रहेंगे। तो जल्दी जल्दी 3000 सब्सक्राइबर कर दो यार। आप लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं है? क्या हो गया? आप लोगों के लिए कौन सी मुश्किल काम है? उसको शेयर करें। और जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो वैसे ही सुन के निकल जाते हैं, तो या करें यार। क्योंकि अगर एक पोस्ट पे 6000 व्यूज़ आ सकते हैं तो 6000 सब्सक्राइबर 3000 सब्सक्राइबर क्यों नहीं हो सकते? इतने सब्सक्राइबर होने हैं। अच्छा चले, खैर छोड़े। आए हम पढ़ते हैं नावल वही रास्ता वही मंजिल, रिटन बाय मरियम अज़ीज़। पौधों को पानी देने के साथ साथ इसकी गुनगुनाहट भी जारी थी, जबकि बरामदे में बैठे मंजूर साहब थोड़ी थोड़ी देर बाद अखबार से नज़र हटाकर इसे भी देख लेते थे। वैसे भी जो मैंने पीडीएफ ओपन करते वक्त मेरी भी गुनगुनाहट जारी थी। अभी पीडीएफ पढ़ते नावल पढ़ते वक्त ख़त्म हुई है। और इनके चेहरे की मुस्कुराहट भी गहरी होती जा रही थी। नल बंद करके पाइप समेट कर इसने जहन में वाइपर लगाया और अपने कपड़े छाड़ती हुई मंजूर साहब के पास वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। वो अखबार मेज़ पर रखकर खड़े हो गए। आप कहीं जा रहे हैं? वो मोबाइल स्क्रीन पर नज़रें जमाए मसरूफ़ अंदाज में बोली। हाँ, सोच रहा हूँ हमीदुल्लाह की तरफ चक्कर लगाया हूँ। सुबह से इसके 2 फ़ोन आ चुके हैं। पापा रोज़ाना ही तो आप अंकल से मिलते, कम से कम संडे को तो रहने दें। इसने कहते हुए अफसोस से मोबाइल स्क्रीन को देखा। इसका गेम दूसरे राउंड में ख़त्म हो गया था। मजबूरी है बेटा, इसका कुछ मशवरा करना था। नादिया का कोई प्रपोजल आया है? अब की बार इसने मोबाइल बंद किया। वो जितना हैरान होती इतना ही कम था, क्योंकि नादिया इसकी बेस्ट फ्रेंड थी। एक दूसरे के दिन रात की खबर रहती थी और ये प्रपोजल इसे तो कतई इसकी खबर नहीं थी। चले, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, इससे अच्छी बात और क्या होगी। वो इसका चलने का सुनकर खुश हो गए थे। अरे आज तो कुछ बांटना चाहिए, हमारी बेटी आई है। इसे देखकर हमीदुल्लाह अंकल बड़े बेसाख्ता अंदाज में बोले, क्योंकि इतने मरासिम होने के बावजूद वो बहुत कम इनके घर जाती थी। ज़्यादातर नादिया ही इसके पास आती थी। वो कुछ देर तो नादिया की बहनों के साथ बातें करती रही, लेकिन जब काफ़ी देर तक नादिया की आमद के आसार नजर ना दिखाई ना दिए तो वो खुद उठकर नादिया के कमरे की तरफ चल दी। दरवाज़ा खोलते इसकी पहली नज़र बेड ग्राउंड से टेक लगाए नादिया पर पड़ी, जो आंखें बंद किए पता नहीं किन सोचों में गुम थी। दरवाज़ा खुलने पर इसने आंखें खोली और इस पर नज़र पड़ते वो तेरी से बेड से उतरी और इसके गले लगी। तुम कब आई? मुझे पता ही नहीं चला, वो अभी से अलग होकर पूछ रही थी। मुझे तो आए हुए आध घंटा हो गया। तुम्हें तो फीक नहीं हुई कि कमरे से बाहर झांक लो? मुझे लगा अब्बू के मेहमान है। तुम्हारा कोई प्रपोजल है? कुछ भी सख्त उस कहने से पहले इसने तस्दीक करना ज़रूरी समझा। हाँ। हमज़ा का? नादिया ने सर नफ़ी में हिलाया। तो फिर? हिबा हैरान हुई। फुप्पो तबस्सुम के बेटे का? वो? हिबा को हैरत का झटका लगा, लेकिन इसके बरक्स नादिया का चेहरा स्पॉट था। यकीनन अंकल ने इनकार कर दिया होगा। इसके पुरयकीन अंदाज पर नादिया का सर नफ़ी में हिला। तो तुमने मना कर दिया? मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं। क्या मतलब पूछा ही नहीं? शादी तुम्हें करनी है और तुमसे किसी ने नहीं पूछा? हिबा को बुरा लगा। मैंने अम्मी से कहा था कि मुझे पसंद नहीं, तो उन्होंने पहले तो मुझे काफ़ी बातें सुनाई, फिर ये कहकर चली कि जो पसंद है अपने बाप को बता दो। हाँ तो ठीक है ना, तुम अंकल को बता दो तुम किसी और को पसंद करती हो। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। जिस तरह तुम अंकल से फ्रैंक हो, इनसे हर बात कर लेती हो, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। तुम जानती हो हम तीनों बहनें शुरू से अब्बू से कितना डरती हो, और अम्मी से बात की तो इन्होंने भी यूँ रिएक्ट किया जैसे मैंने पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर दिया। अब की बार वह ज़ब्त खो बैठी। हिबा कितनी देर खामोशी से इसे देखती रही, लेकिन जब इसका रोना बंद नहीं हुआ तो इसे बोलना पड़ा। नादिया प्लीज़ तुम रोना बंद करो। कहते के साथ इसने नरमी से इसके आंसू साफ़ किए। अगर तुम कहो तो मैं पापा से बात करूं, वो अंकल को समझाएं। नादिया ने रोते हुए सर नफ़ी में हिलाया। कोई फ़ायदा नहीं, मैं जानती हूँ अपने घर वालों को। अगर अंकल ने अब्बू से बात की तो इसे अना का मसला बना लेंगे और ज़िद में मेरी शादी वहीं करेंगे और मैं बेहया बेशर्म कहलाई जाऊँगी, वो अलग। हिबा बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन ये बात इसकी नहीं नादिया की हो रही थी, और नादिया अपनी जगह सही थी। इसने गहरा सांस लिया बोली, तुमने खिज़र को बताया? खिज़र नहीं, हमज़ा, हमज़ा नाम है। नहीं, क्या फ़ायदा, कुछ होना तो है नहीं। नादिया के मायूस लहजे पर से गुस्सा आ गया। तुम पहले से सब फर्ज करके बैठ गई, कैसे नहीं हो सकता? होने को तो कुछ भी हो सकता है, हिम्मत होनी चाहिए। इससे पहले वो मजीद कुछ कहती, नादिया की छोटी बहन अंदर आ गई थी। बाजी खाना लग गया है, अम्मी आप दोनों को बुला रही हैं। तुम जाओ हिबा, मुझे भूख नहीं। तुम्हारी नाराज़गी अपने घर वालों से, अब कम से कम मेरे लिए चलो और खाना खाओ। उठो शाबाश। हिबा ने इसका हाथ पकड़ कर उठाया तो वो खामोशी से इसके साथ चल पड़ी। पापा दूध। वो ग्लास साइड टेबल पर रखकर इनके करीब बैठ की इन्होंने किताब से नज़र हटाकर इसका चेहरा देखा।
क्या कोई बात करनी है? इसकी फुर्सत से बैठने पर इन्होंने मुस्कुराकर कहते हुए किताब बंद करके साइड टेबल पर रखी और आईने को उतार कर बगौर से देखने लगे। तो इनके इतने सही अंदाजे पर अपनी झैंप मिटाने के लिए इसने दूध का गिलास इनके आगे कर दिया। अंकल ने जिस प्रपोजल का मशवरा करने के लिए आपको बुलाया था, बात हुई? हाँ, हमीदुल्ला की बहन का बेटा। तो आपने क्या कहा इन्हें? इसके सवाल पर इन्होंने कुछ हैरत से देखा। आहो, तेन सारियां गल्लां अपनी पर्सनल टॉक्स दस ना, तू अपनी ते नादी दी पर्सनल टॉक्स दस नहीं हमें अपने अब्बा जी ने। मुझे क्या कहना था? वो इसकी बहन का बेटा, इनका देखा भाला, और क्या चाहिए? पापा, हिबा झंझला कर बोली। किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अपने है? वो मुंह बिगाड़ कर बोली। मुझे तो अंकल की समझ में नहीं आती। यही सब करना था तो बेटी को पढ़ाने की क्या ज़रूरत थी? पहले इनको शौर दिलाते और जब इस शौर को इस्तेमाल करने का मौका आता तो वालिदैन चाहते दिमाग और आंखें बंद कर लो और जिस कुएं में धक्का दे रहे इसमें आंखें बंद करके कूद जाओ। इस कितने गुस्सीले और नाराज़ अंदाज पर मंजूर साहब ने क्लास वापस रखा और सीधे होकर बैठ के, अपनों में शादी करना अंधा कुआं कैसे हो गया? पापा, अंकल ये नहीं देख रहे इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी तलीम क्या है? नादिया एमए करी और वो एफए। कोई जॉब नहीं करता, स्टोर है इसके फादर का जिसमें इसके 2 भाई और हकदार होंगे। 2 बहनों की शादी होने वाली है। अब तसव्वुर करके देखें क्या फ्यूचर होगा नादिया का। क्या माँ बाप से ज़्यादा कोई औलाद का भला सोच सकता है? ये कहते हुए इनके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। जहाँ तक तलीम की बात है, तलीम बहुत मैटर करती है, लेकिन ऐसी तलीम का क्या फ़ायदा जो बीवी को इज्जत ना दे और ना करवा सके। और रही दौलत तो वो औरत का नसीब होती है और इसकी कई मिसालें अक्सर झोंपड़ों वाली महलों में और महलों वाली झोंपड़ों में पहुँच जाती हैं। हो सकता है आपकी ये बातें ठीक हो, लेकिन शादी के लिए मेरा नज़रिया इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। शादी के लिए क्वालिफाइड और अमीर होना बहुत ज़रूरी है और गुड लुकिंग तो मस्ट है। इसके उंगलियों पर गिनवाने पर मंजूर साहब हंस पड़े थे। तेरे वगैरह ना बस चित्रा दी कमियाँ। पापा, आप अंकल को समझाएं कि वो ये रिश्ता ना करें। हिब्बा कैसी बच्चों जैसी बातें करी, मैं कैसे मना कर सकता हूँ और किस बुनियाद पर? पापा, ये जो मैंने आपके इतने रीज़न दिए इनका क्या है? वो सब बचकाना है। हिबा खामोश होकर इनका चेहरा देखने लगी। अगर मैं कहूँ कि वो किसी और को पसंद करती है तो? मंजूर साहब की नज़रें इसके चेहरे पर जम की, जो कहने के बाद अब नज़रें गोद में रखे हाथों पर जमाए बैठी थी। कौन है वो? हमारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, सीनियर है हमसे, नादिया को पसंद करता और शादी करना चाहता। और नादिया? जी वो भी, लेकिन अंकल से बात नहीं कर सकती। इसे लगता है अंकल नहीं मानेंगे और इसकी जो बेइज्जती होगी वो अलग। ठीक कहती है वो, लेकिन पापा ये कोई हल नहीं। शादी खुशी का दूसरा नाम है और वो खुश नहीं है। आप प्लीज़ अंकल से बात करें। अब की बार वो कुछ बोले नहीं, लेकिन सोच की परछाइयाँ इनके चेहरे पर वाज़िया थी। अगर वो लड़का वाकई मुखलिस है तो इससे को अपना रिश्ता भेजे, कहकर वो लेट गए। कल मैंने पापा से बात की थी तुम्हारे बारे में। हिबा ने चिप्स खाते हुए नादिया को देखा जो बेदिली से स्ट्रॉ ग्लास में घुमा रही थी। मैंने इन्हें हमजा के बारे में बता दिया। नादिया की सारी बेदिली हवा हो गई। इसने पूरी आंखें खोलकर हिबा को घूरा जो शरारती अंदाज में मुस्कुरा रही थी। तुमने अंकल को हमजा के बारे में बता दिया? ओ मेरे खुदा, क्या सोचते होंगे मेरे बारे में? और अगर इन्होंने अब्बू से कुछ कह दिया तो? नादिया का रंग बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था। हिबा ने कोल्ड ड्रिंक का लंबा सा खून पीकर इसे देखा। पापा ऐसा कुछ नहीं करेंगे और तुम तो ऐसे मरी हो जैसे मैंने तुम पर पता नहीं कौन सा जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया। क्या तुम हमजा से शादी नहीं करना चाहती? पापा ने कहा है इसे कहो कि अपना प्रपोजल भेजे, फिर वो कुछ कर सकेंगे। हमजा तो यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा, शायद आए भी ना, क्योंकि फाइनल पेपर्स करीब है तो तकरीबन सभी घर में तैयारी करें। तुम्हें कम से कम इसे इस प्रपोजल के बारे में तो बताना चाहिए था। खैर, तुम इसे मैसेज करके कहो तुम्हें मिले। ये बात आमने सामने बैठ कर ही हो सकती है। नादिया ने पूरी आंखें खोलकर इसे देखा। तुम्हारा मतलब है कहीं बाहर? नहीं तो कि तुम्हारे घर आएगा और वो, और इतने दीदे फाड़ कर देखने की जरूरत नहीं। वो इंसान है, कोई आदमखोर नहीं तो तुम्हें खा जाएगा। नादिया ने बुरा सा मुंह बनाकर स्ट्रॉ होंठों से लगाई। आ तेरियां जड़ियाँ बहुतियाँ चलाकियाँ ना, बहुतियाँ चुस्तियाँ ना, ये बातें पुठियाँ ना पाइए। दरवाजे की बजती घंटी से इसकी नज़र एक पल के लिए टीवी स्क्रीन से हटी और अगले कुछ लम्हों में ताबिश अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। इसे देखकर हिबा ने टीवी की आवाज़ कम कर दी। कैसी हो? तुम्हारे सामने हूँ, कैसी लग रही हूँ? ताबिश ने ज़ेर लब मुस्कुराते हुए इसके दमकते चेहरे को देखा। हमेशा की तरह खूबसूरत। ताबिश के कहने पर इसने अबरूज का इस तारीफ को हक की तरह वसूल किया। चाय पियोगे या कोई कोल्ड ड्रिंक लोगे? या कोई ड्रिंक लोगे? मैं खाना खाऊंगा। इसके मुँह फुलाकर कहने पर वो खिलखिलाकर हंस पड़े। वो भी मिलेगा, पहले कुछ पी लो या अभी खाना लगवा दूँ? खाना अंकल के साथ खाऊंगा। कहाँ है वो? पापा आने वाले होंगे। हिबा ने घड़ी की तरफ देखकर कहा जहाँ शाम के 6 बज रहे थे। उज़मा, ताबिश भाई के लिए शरबत लेकर आओ। हिबा ने दरवाजे की तरफ मुंह करके कहा, तभी दरवाजे की दोबारा घंटी बजी। पापा आ गए। इसने ताबिश से कहा जो सोफे के पूछते टेक लगाए टेन स्पोर्ट्स देख रहा था। इनके कहने पर एकदम सीधा होकर बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। मंजूर साहब के अंदर दाखिल होने पर वह एहतरामन खड़ा हुआ। इसको देखकर मंजूर साहब पहले चौंके फिर मुस्कुराकर मुसाफे के लिए इसके साथ ही बैठ गए। हाँ भी बरखुरदार, पढ़ाई कैसी जा रही है? फर्स्ट क्लास अंकल। आज लास्ट पेपर था, हॉस्टल भी बंद हो रहा था, कल घर जा रहा हूँ, सोचा आपसे और हिबा से मिलता बचाऊँ। बहुत अच्छा किया। और तुम्हारी अम्मी और बहन कैसी हैं? कल अम्मी से बात हुई थी, सब खैरियत है। आपको सलाम कह रही थी और कह रही थी कि आपको फ़ोन करेंगी, इन्हें आपसे कुछ ज़रूरी बात भी करनी है। मंसूर साहब ने उलझी नज़र से ताबिश को देखा और तभी इनकी नज़र अंदर आती हिबा पर पड़ी तो वह सर छिटक कर बात बदल गई। बेटा, ताबिश को कुछ खिलाया भी या भूखा ही बिठा रखा है? पापा, मैंने तो कहा था कि खाना लगवा दूँ, लेकिन इसने कहा कि आपके साथ खाएगा।
खाना इन्ना बनाया होया ना कि कोई तीजा बंदा भी खा लवे, बस अपना 2 जने का खाना बना के बैठी सी बा। चलो ये तो अच्छा है, तुम खाना लगवाओ, मैं चेंज करके आता हूँ। जब वो कपड़े तब्दील करके आए, ताबिश कुर्सी पर बैठा इन्हीं का मुंतज़िर था। वाह भाई, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। जी भाई जी साहब जी, बिरयानी बनाइए और आपके लिए टिंडे काली मिर्च डालकर। उज़्मा के कहने पर इनका मुंह बन गया, जबकि इनका चेहरा देखकर वो तीनों हंस पड़े थे। भाई उज़्मा, हमारे लिए बिरयानी और अंकल के लिए टिंडे, वो भी मिर्च के बगैर, ये सज़ा क्यों? ताबिश ने हाथ थोड़ी के नीचे रखकर मसनूई हैरत से उस्मा को देखा। बाजी के कहने पर इस बार इस पासपोर्ट पर इसने जल्दी से हिबा की तरफ इशारा किया। सेहत देखिए पापा की कितने वीक हो गए, डॉक्टर ने चिकनाई मुर्गन खानों से मना किया। हिबा के कहने पर इसने गौर से मंजूर साहब की तरफ देखा। वो वाकई से पहले से कमज़ोर लगे। डॉक्टर को दिखाया अंकल, क्यों आपकी सेहत डाउन हो रही है? मंजूर साहब ने एक नज़र ताबिश को देखकर हिबा को देखा, जो परेशानी से नहीं देख रही थी। वो मुस्कुरा दिए। भाई इस उम्र में छोटी मोटी कमज़ोरियाँ तो आ ही जाती हैं। अब एहतियात कर रहा हूँ। इन्होंने एक प्लेट पे टिंडे का सालन डालते हुए कहा। शुरू करो बेटा, इन्होंने हाथ रोके ताबिश और हिबा से कहा। उस्मा घर चली गई क्या? खाने के बाद बर्तन समेट कर किचन में चली आई। वो चाय का पानी रख रही थी। ताबिश की आवाज़ पर चौंकी। तुम क्यों आ गए? चाय ला रही थी मैं। ताबिश को किचन के दरवाजे पर खड़ा देखकर वो मुस्कुरा कर बोली। अंदर बोर हो रहा था, सोचा यहीं आ जाओ। आज बिरयानी अच्छी बनी थी, लगता है उस्मा को कुकिंग अच्छी होगी है। हाँ शुक्र है, वरना बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तुम भी कुछ सीख लो इससे। ताबिश ने ज़ेर लब मुस्कुराते हुए से देखा। क्यों? उस्मा है तो पकाने को। वो पानी में पत्ती डाल रही थी। उस्मा सारी ज़िंदगी तो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी कि अंकल जहेज़ में उस्मा तुम्हारे साथ भेजेंगे? हिबा ने गुस्से से इसकी तरफ देखा। उस्मा नहीं होगी तो कोई और तो होगी। तुम्हें मेरे लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? ताबिश जोर से बोला। मैं परेशान नहीं होऊंगा तो और कौन होगा? मतलब? हिबा पूरी तरह इसकी तरफ मुड़कर इसे देखने लगी। आखिरकार आपको शादी करके मेरे घर ही आना है, और मेरे घर कोई उस्मा और इस जैसी नहीं है। वो जब पूरी तवज्जो से ताबिश को देख रही थी, इसकी बात पर एक पल के लिए हैरान और फिर पता नहीं कौन सी कैफियत का शिकार होकर रुख मोड़ गई। तुम्हें ये गलतफहमी क्यों हुई? अब की बार ये सवाल करते हुए इसकी आवाज़ धीमी थी। ये ना तो गलतफहमी और ना ही खुशफहमी। मुझे अम्मी नौरीन, हम सबको तुम बहुत अच्छी लगती हो, और अम्मी की हमेशा से ख्वाहिश है तुम्हें अपनी बहू बनाने की। हिबा खामोशी से सुनती रही। इसके खामोश होने पर बोली। जबकि मैं शुरू से सुन रही हूँ कि तुम्हारी निस्बत तुम्हारी फुप्पोज़ाद से तय हो चुकी है। वो जो किसी और जुमले की तवक्का कर रहा था, ये सुनकर बदमज़ा हुआ। वो कोई निस्बत नहीं थी, सिर्फ बचपन की बात थी, सिर्फ अब्बू ऐसा चाहते थे। लेकिन मैंने तो सुना कि तुम भी ऐसा चाहते थे। इसकी बात काट कर वो चिढ़ाने वाले अंदाज में बोली। अगर मैं ऐसा चाहता तो अब तक वो मेरी बीवी होती। अम्मी अंकल से हमारी मंगनी की बात करना चाहती हैं, और कोई भी जवाब देने से पहले ये सोच लेना, ये अम्मी नौरीन ही की नहीं, मेरी भी ख्वाहिश है। हिबा ने जवाब देने की बजाय खामोश नज़र इस पर डाली और बाहर निकल गई। अल्लाह, इतने तो प्रपोजल पेश किए जा रहे। अब्बा जी बाहर बैठे टिंडे खा रहे थे, अंदर बेटी का प्रपोजल चल रहे। फाइल पर लिखता इनका हाथ रुक गया। चक्कर तो इन्हें सुबह से आ रहे थे, लेकिन अब एकदम आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हाथ में पकड़ा पेन एक तरफ रखकर इन्होंने अपना चकराता सर फाइल पर टका दिया। पता नहीं कितने लम्हे बेहोशी में बीत गए। नीम बेहोशी की कैफियत में इन्हें एहसास हुआ जैसे किसी ने इनका नाम पुकारने के बाद साथ इन्हें कंधे से पकड़कर झंझोड़ दिया। इन्होंने बमुश्किल अपनी बंद होती आंखों को खोला। हमीदुल्लाह के साथ ऑफिस का दूसरा स्टाफ भी इनके गिर्द खड़े इन्हें परेशान नज़रों से देख रहा था। तुम्हें क्या हुआ? हमीदुल्लाह ने इनसे सवाल किया तो इन्हें याद आया कि इनके सर में शदीद दर्द था, लेकिन अब शिद्दत का वो एहसास नहीं था। पता नहीं यार, चक्कर सा आ गया था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। हमीदुल्लाह से कहने के बाद बाकी लोगों से मुस्कुराकर इन्होंने खुद को ठीक जाहिर किया। सारा स्टाफ इन्हें हंसपे तौफीक मशवरा देकर दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया। ये सर का चकराना मामूली तो नहीं हो सकता, क्योंकि अब तक तुम्हारे चेहरे का रंग नॉर्मल नहीं हुआ। हमीदुल्लाह कदरे परेशानी से इनका पिलाहट माइल रंग देख रहे थे। नहीं यार, ऐसा भी कुछ सीरियस नहीं, उम्र का तकाजा, हो सकता है बीपी लो हो गया। इन्होंने हमीदुल्लाह से ज़्यादा खुद को तसल्ली दी। हाय, ऐसे उम्र एदियाँ तसल्लियाँ नहीं दी दी होंदियां, जाकर डॉक्टर को चेक करा लीदा होंदा अपनी। जो अपना ढीठपन करते हैं ना, वो फिर भुगतते हैं। मैं क्या बोलूँ उनको। जो भी है, तुम्हें डॉक्टर से मुकम्मल चेकअप करवाना चाहिए। तुम्हें कुछ दिन रेस्ट भी करना चाहिए। बॉस से कुछ दिन की छुट्टी ले लो। ठीक है, वो इस्पात में सर हिलाकर बोले। छुट्टी के वक्त वो दरख्वास्त लेकर बॉस के ऑफिस में गए। दस्तक देने के बाद इनसे गलती ये हुई कि इन्होंने इजाज़त का इंतज़ार किए बगैर दरवाज़ा खोल दिया, और सामने जो मंजर इन्हें नजर आया, इसने न सिर्फ इन्हें नज़र झुकाने पर बल्कि 2 कदम पीछे हटने पर भी मजबूर कर दिया। इन पर झुकी इनकी पर्सनल सेक्रेटरी, जिसको अपॉइंट हुए 2 हफ्ते हुए थे, घबराकर इनसे दूर हटी, जबकि नर्वस तो वो भी हो गया था, लेकिन वो मालिक था। मिस्टर मंजूर, आपको इतनी तमीज़ नहीं कि नॉक करने के बाद इजाज़त का भी इंतज़ार करते हैं? आई एम सॉरी सर। वो इसी तरह सर और नजरें झुकाए बोले। क्या अज़ाब आप पर नाजिल हो गया जो आप यूँ मुँह उठाकर अंदर आ गए? सर, मैं ये दरख्वास्त देने आया था। किस चीज़ की दरख्वास्त? बॉस ने अब्रोच का कर इन्हें देखा। सर, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं। मुझे तो आपकी तबीयत में कोई ख़राबी नज़र नहीं आ रही। हट्टे कट्टे खड़े हैं। इनकी बात पूरी होने से पहले वह तमस्कराना अंदाज में जवाबन बोला। दूसरे सोफे पर बैठी सेक्रेटरी खिलखिलाकर हंस पड़ी। गालबन अपनी घबराहट पर काबू पा चुकी थी। इदां दी जिहड़ी नस्लां होंदियां ना, उन्हां दे विच घबराहट उन्हां नूं नहीं होंदी। उन्हें शर्म जब अपनी बेच खाई तो फिर कादी घबराहट ते कादी शर्म। देखिए मिस्टर मंजूर, वो कदर झुक कर आगे हुआ। आप ये एहसान माने कि डैडी की वजह से आप अभी तक टिके हैं,
लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी सेहत इजाज़त नहीं देती तो आप ये जॉब छोड़कर जा सकते हैं। अब आप खड़े खड़े मेरे मुंह क्यों देख रहे हैं? जाएँ, और कल अगर आप आएँ तो ठीक, वरना आपकी जगह लेने वाले बहुत हैं। मंसूर साहब ने एक खामोश नज़र सामने बैठे बॉस पर डाली, इसी तरह सर झुकाए बाहर निकल आए। बाहर हमीदुल्लाह टहलते हुए इनका इंतज़ार कर रहा था। क्या हुआ? मंजूर हो गई छुट्टी? इन्होंने सरनफी में हिलाया। क्यों? जवाबन जो इनसे कहा गया इन्हें हमीदुल्लाह को बता दिया। कुछ लम्हों के लिए वो बोल ही नहीं सके। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि कुरैशी साहब के घर कैसा शैतान पैदा हो गया। खुद वो कितने परहेजगार आदमी थे और बेटा कितना कैसा गंदा और अयाश। इसकी इन बुरी हरकतों की वजह से कंपनी की रेपुटेशन भी ख़राब हो रही है। ये 7वीं सेक्रेटरी है जो इसने बदली। जब दिल भर जाता निकाल देता है। जिसे सेक्रेटरी ऑफिस के लिए नहीं, इसकी ज़ाती खिदमत के लिए रखी गई हो। वो मिसेस परवीन याद है? कितनी ईमानदार और नेक खातून थी। आते ही इन्हें निकाल दिया और इसके बाद रोज़ ही नया चेहरा देखने को मिलता है। ऑफिस की सीढ़ियाँ उतरते हुए वो गायब दिमागी से हमीदुल्लाह की बातें सुन रहे थे। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अपने स्कूटर की तरफ बढ़ता देखकर हमीदुल्लाह बोले व सर हिलाकर हमीदुल्लाह के पीछे चलने लगे। हमीदुल्लाह, हिबा को मेरी तबीयत के बारे में मत बताना वरना वो परेशान हो जाएगी। हमीदुल्लाह ने एक नज़र इन्हें देखा और सर हिला दिया। हिबा, क्या हम ठीक कर रहे हैं? नादिया ने हाथ मसलते हुए हिबा को देखा जो चादर सर पर जमाने के बाद अब इसी चादर से मुंह को ढांप रही थी। हम क्या करें? हिबा ने हाथ रोककर हैरत से सवाल किया। यूं छुप कर बाहर जाना, अगर किसी ने देख लिया तो? मैं पहले यूं नहीं गई। इसकी परेशानी को हिबा ने बड़ी संजीदा नज़रों से देखा और इसकी देखने पर घबरा कर इधर उधर देखने लगी। क्या मतलब है? मैं पहले यूं इस हुलिये में क्लासेस बंक करके रेस्टोरेंट में लड़कों से मिलने चाहती हूँ? नहीं यार, मेरा ये मतलब नहीं था। नादिया की घबराहट में एकदम इजाफा हुआ। तो और क्या मतलब समझूँ? क्या मैं इस काम में बहुत एक्सपर्ट हूँ? सिर्फ तुम्हारी वजह से वो काम करने जा रही जो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। और क्या मुझे डर नहीं कि कोई वहाँ मुझे देख कर क्या सोचेगा? यहाँ तो दोस्ती में हमदर्दी भी महंगी पड़ रही है। बैठी रहो, मैं नहीं जा रही। इसने एकदम जज्बाती अंदाज में चादर नोच कर सर से उतारी, जबकि नादिया का मुँह रोने वाला हो गया। इसने रूहानसी होकर हिबा का बाजू थाम लिया। सॉरी हिबा, तुम जानती हो मैं तुम्हारे तरह बहादुर नहीं और ना इतनी कॉन्फिडेंट। तुम्हारे पास तो अंकल का भरोसा है, जबकि मेरे पास। कहकर वो खामोश हो गई तो हिबा ने तरसीदा नजरों से सिर का झुका सर देखा। जहाँ से आंसू टप टप गिर रहे थे, हिबा ने गहरा सांस हवा में छोड़ा। बंदा तो काम ही ना करे जिदे किसी का खौफ हो। जब आपको किसी चीज़ का खौफ है तो ऑब्वियसली बात है कि आप वो काम गलत कर रहे हो, तो गलत काम ही ना करो। वो लोग यूनिवर्सिटी से काफ़ी दूर आ गई थी, लेकिन इसके बावजूद कोई रिक्शा कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी। तभी नादिया ने बाईं तरफ खड़ी गाड़ियों को देखा। ये किसी अस्पताल का पिछला हिस्सा था। इन गाड़ियों से फासले पर इसे एक टैक्सी नजर आई। वो हिबा को रुकने का कहकर आगे बढ़ी। टैक्सी के करीब पहुंचकर इसे मायूसी सी हुई, क्योंकि वहाँ कोई नहीं था। तभी नज़र घुमाने पर इसे एक आदमी नजर आया जिसके हाथ में टायर था। करीब आने पर वो सवालिया नज़रों से नादिया को देखने लगा। नहीं बीबी, ये टैक्सी इन साहब की, मैं तो मैकेनिक हूँ। इसने दरख्त के नीचे खड़े आदमी की तरफ इशारा किया जो इसकी तरफ पुश्त किए मोबाइल पर बिजी था। नादिया ने हिबा को मोबाइल पर कॉल करके इसे टैक्सी मिलने की खुशखबरी सुनाई। खुद टैक्सी ड्राइवर के तरफ चल पड़ी। सुने भाई, माल रोड तक जाना। इस शख्स ने फ़ोन कान से हटाकर हैरत से नादिया को देखा। वो टैक्सी आपकी है ना? इसकी हैरत पर नादिया को वजाहत करनी पड़ी। सॉरी, मैं इस वक्त फ्री नहीं, इसने बेजारी से कहकर दोबारा फ़ोन कान से लगा लिया। हैं? नादिया मुँह खुले से देखने लगी। से यूँ खड़ा देखकर सामने खड़े शख्स ने माथे पर बल डालकर इसे देखा तो नादिया खिंचल होकर वापस मुड़ गई। सामने से हिबा तेजी से चलती हुई इसकी तरफ आ रही थी। चलें फिर? इसके करीब पहुँचते हुए फूली हुई सांस के साथ बोली। इस टैक्सी ड्राइवर ने मना कर दिया। नादिया ने बुरा सा मुँह बनाकर कहा। क्यों? हिबा ने पूरी आंखें खोलकर इसे देखा। कहते वो फ्री नहीं है। अब के हिबा ने बायां अब्रू उचकाकर नादिया को देखा और हिबा फ़ौरन शुरू हो गई। इंसान को अपनी रोज़ी पर लात नहीं मारनी चाहिए। आपके पैसेंजर खड़े और आप एटीट्यूड दिखा रहे हैं। वो माथे पर बल डाले गुस्से से तेज़ तेज़ बोलती जा रही थी। हमें भी कोई शौक नहीं इस पर टीचर टैक्सी में बैठने का, लेकिन मजबूरी हमें कहीं ज़रूरी पहुंचना है, दूसरी कोई सवारी नहीं मिल रही। मुकाबिल की हैरत अब दिलचस्पी में बदल गई। कहाँ जाना है आपको? इसके सवाल पर वह हैरान हुए बगैर मतलूबा जगह का पता बताकर शहाना अंदाज में चलती हुई टैक्सी के करीब खड़ी नादिया को इशारा किया। क्या हुआ, नहीं माना? अरे मानता कैसे नहीं, मैं बात कर रही थी ना। वो मुस्कुराकर बोली। आप ठहरे, मैं गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। अपने पीछे इन दोनों ने इस टैक्सी ड्राइवर की आवाज़ सुनी। यार, अब क्या इतनी तरक्की होगी कि टैक्सी की चाबी अस्पताल से मिलने लगी? नादिया अस्पताल की इमारत की तरफ जाते टैक्सी ड्राइवर को देखकर बोली। हमारा काम हो रहा है ना, हमें क्या चाबी अस्पताल से मिली है हवालात से? टैक्सी ड्राइवर को आता देखकर दोनों टैक्सी में बैठ गई। रेस्टोरेंट के करीब पहुंचकर इन दोनों ने नकाब वाली चादर उतारकर अपने हैंडबैग में रखी। बालों में ब्रश किया। ड्राइवर ने सरसरी से नज़र शीशे पर डाली। नकाब पोश हसीनाओं के जलवे देखकर इसके दीदे फटने के करीब खुल गई। हिबा की नज़र सामने पड़ी तो उसके माथे पर बल पड़ गए। वो इसे सख्त सुस्तुनाना चाहती थी, लेकिन नादिया के उतरने हमजा को मुंतज़िर खड़े देखकर वो उतर गई थी। लेकिन इसके करीब से गुजरने पर इस पर खूनख्वार नज़र डालना नहीं भूली। देख लो, एना दे काम करो पड़न आइयां ते अगे आके ना वारागर्द औरतां। क्या मंगवाऊँ, ठंडा या गर्म? मुसलसल 5 मिनट की खामोशी के बाद हमजा को पूछना पड़ा।
हिबा ने नज़रें घुमाकर साथ बैठी नादिया को देखा, जो सर झुकाए अपने दोनों हाथों को देखने में मसरूफ़ थी। हिबा खनकाल कर हमजा की तरफ मतवजा हुई, क्योंकि जानती थी मोहतरमा गूंगे का गुड़ खाकर बैठ चुकी है। अब जो भी बकवास करनी है इसे करनी है। आहो भौंकन दा काम तो हिबा बाकी बहुत चंगा कर लेंदी। हम यहाँ खाने पीने नहीं है बल्कि कुछ बात करनी है, और तुम जानते हो कि वो बात क्या है। हिबा के कहने पर हमजा ने एक नज़र नादिया पर डालकर दोबारा हिबा को देखा। नादिया ने मुझे बताया था, लेकिन तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। क्या मतलब क्या करना चाहिए? हिबा के माथे पर बल पड़ गए। तुम पिछले 1 साल से नादिया के पीछे मोहब्बत की बांसुरी बजाते फिरे हो, और हमसे पूछ रहे हो क्या करना चाहिए। इसके इश्तियाल भरे अंदाज पर नादिया ने घबरा कर इसके हाथ पर हाथ रखकर इसे ठंडा करने की कोशिश की। मैं अब भी नादिया से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। हिबा अब की बार बोलने की बजाय खामोशी से इसका मुंह देखने लगी, लेकिन इसके चेहरे के तासुरात ऐसे थे कि बको क्या बकते हो। मुझसे बड़े एक भाई और बहन है, और एक बहन मुझसे छोटी है, और सब अनमैरिड है। ऐसे में अम्मी अबू मेरी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे, और इससे बड़ी बात मैं अभी तक जॉबलेस हूँ। वही सारी शादी न करने की टिपिकल स्टोरी। इसकी सारी तकरीर के जवाब में हिबा इस्तज़ाई अंदाज में बोली तो नादिया जो कब से ज़बत किए बैठी थी, इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नादिया, इसे रोते देखकर हमजा एकदम उठा। ओ प्लीज़, इस हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। हिबा ने एकदम हाथ उठाकर रोका, और वो जैसे खड़ा हुआ था वैसे बैठ गया। हमजा, तुम साफ साफ बात करो, तुम शादी करना चाहते हो या नहीं? हिबा ने बड़ी संजीदगी से इसका चेहरा देखा। मैं नादिया से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे वक्त चाहिए। कितना? वो मज़ीद संजीदगी से बोली। 5-6 साल। नादिया ने बेसाख्ता डुबडुबाई नज़रों से हमजा को देखा। तुम जानते हो ऐसा मुमकिन नहीं। नादिया से छोटी 2 बहनें और भी हैं, और वो भी इस उम्र में कि इनकी शादी कर दी जाए। हमजा कुछ देर पुरसोच अंदाज में मेज़ की सतह को घूरता रहा, जबकि नादिया की उम्मीद भरी और हिबा की संजीदा नज़र इसी पर जमी थी। अम्मी अब्बू नहीं मानेंगे। ओके फ़ाइन, आज के बाद तुम्हारा नादिया से कोई वास्ता नहीं। आइंदा अपनी शक्ल ना दिखाना। इसने एकदम खड़े होते हुए नादिया का हाथ पकड़कर इसे खड़ा किया। हमजा एकदम बौखला कर उठा। हिबा, नादिया प्लीज़ सुनो तो। लेकिन हिबा नादिया को खींचती हुई बाहर ले आई, लेकिन चंद कदम पर ठिठक कर रुक गई। वही टैक्सी ड्राइवर टैक्सी के दरवाजे से टेक लगाए बड़े स्टाइल से खड़ा था। तेरी से आगे बढ़ने लगी, जब टैक्सी ड्राइवर की आवाज़ पर रुककर मुड़कर इसे गुस्से से देखने लगी। मैं आपको किराया दे चुकी हूँ, फिर इस तरह खड़े होने का मतलब? जबकि वह इसकी बजाय नादिया को देख रहा था, जो मुसलसल आंसू बहा साफ कर रही थी। मिस्टर, मैं आपसे बात कर रही हूँ। इसके नादिया को देखने पर वह नागवारी से बोली। मुझे लगा आपको वापस जाना होगा। इसकी बदतमीजी के जवाब में बड़ी शाइस्तगी से बोला। हिबा ने दूसरी नागवार नज़र रोती हुई नादिया पर डाली, और टैक्सी का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई, और नाराज़गी के इजहार के तौर पर पूरी तरह रुख मोड़कर खिड़की से बाहर देखने लगी। लेकिन नादिया के मुसलसल सूं से उसे उलझन होने लगी। फॉर गॉड सेक नादिया, बंद करो ये मातम। वो नीचे आवाज़ में से डपट कर बोली। यूनिवर्सिटी से कुछ फासले पर इसने टैक्सी को रुकवा दिया। टैक्सी रुकते ही वो तेज़ी से उधर कर यूनिवर्सिटी के करीब खड़ी अपनी वैन की तरफ बढ़ गई, और इसके पीछे नादिया बौखलाकर भागी। वैन में भी बाकी लड़कियाँ नहीं आई थी। तुमने किराया दे दिया? नहीं तो। हिबा के पूछने पर नादिया बेसाख्ता बोली, और इसी बेसाख्तगी में दोनों ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वो टैक्सी अब वहाँ नहीं थी। हिबा ने अफसोस से सर झटका। देखो नादिया, तुमने जितना रोना ना रो लो। इसके बाद मैं तुम्हें ऐसे ना देखूँ। हकीकत तुम्हारे सामने है। वो आदमी इतना बुज़दिल है कि प्यार कर सकता है, लेकिन तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। ऐसे प्यार का कोई फ़ायदा नहीं जिससे कोई जायज़ नाम ना जुड़ाओ। दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारा साथ दिया, और इसी दोस्ती के नाते मैं तुम्हें ये मशवरा दूंगी कि तुम वही करो जो अंकल आंटी चाहते हैं, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है। हिबा ने बात के अख्ताम पर बगौर इसका झुका चेहरा देखा, लेकिन वो अंदाज़ा नहीं लगा सकी उसकी बात समझी है या नहीं। पता नहीं तेरे जेन सैट तो होने तो टाइम लगता, पता नहीं होए कि नहीं होए। वो किताब खोले बैठी थी, लेकिन इसका सारा ध्यान बाहर की तरफ लगा था। इसने बेचैनी से पहलू बदला, तभी करीब रखा इसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर ताबिश का नाम जगमगा रहा था। हेलो। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ, तुम सुनाओ। क्या बात है, इतनी बेजारी से क्यों बात कर रही हो? ताबिश की मुस्कुराती आवाज़ पर इसने गहरा सांस लिया। कुछ नहीं। अरे बताओ ना यार। पता नहीं पापा ने किसी रिश्ते करवाने वाली को बुलाया हुआ, और वो बाहर धड़ाधड़ तस्वीरें दिखा रही है। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। हेलो ताबिश। इसकी मुसलसल खामोशी पर वह ज़ोर से बोली। हाँ हिबा, मैं तुम्हें कुछ देर बाद कॉल बैक करता हूँ, लेकिन सुनो ताबिश। पर वो फ़ोन रख चुका था। हिबा के हॉर्न भेज के गेट बंद होने की आवाज़ सुनकर वो तेज़ी से कमरे में दाखिल हुई। मंजूर साहब सोफे की पुश्त से टेक लगाए सामने देख रहे थे। आहट पर सीधे होकर देखा, और इसको देखकर मुस्कुरा दिया। पापा, ये क्या मजाक था? कौन सा बेटा? इसके करीब बैठते पर इन्होंने इसे बाजू के घेरे में ले लिया था। इस औरत को क्यों बुलवाया था आपने? तुम्हारी शादी के लिए? पापा, मैं अभी पढ़ रही हूँ, इसके बाद कुछ अर्सा जॉब करूँगी, फिर शादी के बारे में सोचूंगी। इसके बोलने के दौरान वो बड़े प्यार से देखते रहे। इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, और पता नहीं मेरे पास इतना टाइम है या नहीं। पापा। इनके अंदाज पर वो दंग रह गई। ये कैसी बात कर रहे हैं? इसके चेहरे का रंग एकदम बदला था। इसकी हालत देखकर मंजूर साहब ने जल्दी से बात बदल दी। मेरे कहने का मतलब है, बेटियां मुनासिब वक्त पर अपने घर बस जाएं तो यही माँ बाप के लिए सुकून का बायस होता है। यही उम्र ठीक है शादी के लिए, और पढ़ तो तुम शादी के बाद भी सकती हो, है ना? इन्होंने इसका झुका सर देखा। इसके गिरते आंसू देखकर इन्होंने बेसाख्ता इसे मजीद साथ लगाया था। लेकिन क्यों पापा? आपको इतनी अचानक इतनी जल्दी क्यों होने लगी है? मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जाने वाली।
इसकी बात सुनकर वो हंस पड़े थे। चलो ठीक है, अभी तो मुझे अच्छी से चाय पिलवाओ। वो आंसू साफ करते हुए किचन में आके, लेकिन दिमाग में सलसल मंजूर साहब की बातों में उलझा हुआ था। जब वो चाय लेकर आई, वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। और चाय का कप इनके सामने मेज़ पर रखकर इनके सामने वाले सोफे पर बैठ के वो दूसरी तरफ की बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे, जबकि नज़रें हिब्बा पर जमी थी। किसका फ़ोन था पापा? इनके फ़ोन बंद करते ही इसने पूछा था। तुम्हारी खाला का फ़ोन था, कहकर इन्होंने चाय का कप उठा लिया। क्या तुम्हारी अपनी खाला से कोई बात हुई है? नहीं तो क्यों? वो हैरान होकर इन्हें देखने लगी। ताबिश से? दूसरा नाम इसके लिए और हैरानकुन था। कैसी बात पापा? इसके पूछने पर इन्होंने सर झटका। कुछ नहीं, तुम्हारी खाला आना चाह रही है ताबिश के लिए तुम्हारा हाथ मांगने। ओह, वो जो पापा के सवालों से परेशान हो रही थी एकदम पुरसकून होगी। मंजूर साहब ने बगौर इसका अंदाज देखा। तुम्हारे ख्याल में मुझे इन्हें क्या जवाब देना चाहिए? हिबा ने कुछ कहने की बजाय खामोश नजर इन पर डाली। इसकी खामोशी पर वो खुद ही बोले। ताबिश अच्छा लड़का है, फिर तुम्हारा कज़न है, तुम्हें पसंद करता है और तुम भी इसे पसंद करती हो। इनके जताते हुए अंदाज पर वो मज़ीद चुप नहीं रह सकी। पापा अगर आपको पसंद नहीं तो आप इनकार कर दें। मैंने ये तो नहीं कहा ताबिश मुझे पसंद नहीं, लेकिन मसला ये वो कोई जॉब नहीं करता। वालिद इसके हयात नहीं, वो इकलौता बेटा है। ज़ाहिर है शादी की जिम्मेदारी इसकी होगी, और वो कोई इतने वेल ऑफ भी तो नहीं कि ज़ाहिर है इस सूरत हाल में सफ़र तुम्हें करना पड़ेगा। पापा ताबिश एजुकेटेड है, अगर आज जॉब नहीं तो कल मिल जाएगी, और फिर मेरी पढ़ाई वो कब काम आएगी? एल ਉਹਦੇ आप भी हाले हुणी जॉबलेस बंदे ने करके ना तेने बाद चो आवी नाल जॉब करनी। हिबा की वजाहत का मतलब वो अच्छी तरह समझते थे, और अपनी गिरती हुई सेहत के पेश नज़र इन्हें हिबा के लिए जल्द अज जल्द कोई मजबूत सहारा तलाश करना था, और इस वक्त ताबिश से बेहतर और मजबूत सहारा और कोई नहीं था। ये गलत फैसला। दस्तक देने के बाद इन्होंने तब तक दरवाज़ा नहीं खोला जब तक इन्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं मिली। जी फरमाए। मंजूर साहब कैसे तशरीफ़ लाया? कुर्सी से टेक लगाकर इसे दाएं बाएं झुलाते नदीम कुरैशी ने तंज़ी अंदाज में पूछा। मंजूर साहब ने हाथ में पकड़ी दरख्वास्त इनके सामने रखी। ये क्या है? बॉस ने इनके चेहरे पर नज़र जमाकर पूछा। मैंने अपने प्रोविडेंट फ़ंड के अलावा कुछ लोन के लिए कुरैशी साहब से बात की थी। इन्होंने वादा किया था कि मुझे जब ज़रूरत होगी वो मुझे मतलूबा रकम दे देंगे। नदीम कुरैशी ने उकताहट से गहरा सांस लिया। मंजूर साहब मैं कितनी बार आपको एक ही बात समझाऊँ, ये प्राइवेट अदारा और कितनी रकम? इसने अपने झुककर कागज़ पर नज़र डाली। 10 लाख? वाह क्या मजाक है। डैडी ने जो वादे किए थे वो इनके साथ ही ख़त्म हो गए। मैं इनकी तरह शाह खर्चे करके कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। आपकी सर्विस का जितना प्रोविडेंट फंड बनता है वो आपको मिल जाएगा जब आप जॉब छोड़ेंगे, इससे पहले नहीं। अब आप खड़े क्यों? मैं आपको जवाब दे चुका हूँ, आप जा सकते हैं। वो बेइज्जती के एहसास से होंठ चबाते हुए बाहर निकल आए। क्या बात है, कुछ परेशान नजर आ रहे हो? वो अभी अपनी कुर्सी पर आकर बैठे थे जब हमीदुल्लाह चाय के 2 कप लिए इनके सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गए। हाँ, इन्होंने थके हुए अंदाज में इतराफ़ किया। खैरियत? वो चौंके। नदीम कुरैशी से लोन की बात करने गया था, इनकार कर दिया। हमीदुल्लाह ने गहरा सांस लेकर कुर्सी की पुश्त से टेक लगा ली। तुम जानते तो हो इस घटिया आदमी को, फिर गए ही क्यों? क्या करता यार, मजबूरी है। हिबा की खाला ने हिबा का रिश्ता मांगा, अगले हफ्ते वो लोग मंगनी करने आ रहे। हिबा को तो तुम जानते हो ना, सब अच्छा चाहिए और अच्छे इंतजाम के लिए अच्छा पैसा चाहिए, फिर शादी की इस तैयारी के लिए बड़ी रकम की ज़रूरत है। और इस दिन जो टेस्ट करवाए थे इस पर 30,000 लग गए थे। अब डॉक्टर ने वो रिपोर्ट्स आगे शौकत खानम भेज दी हैं। खामोशी से इनकी बात सुनते हमीदुल्लाह ने चौंक कर इन्हें देखा। शौकत खानम क्यों? पता नहीं यार, डॉक्टर कुछ बता भी नहीं रहा, कहता रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। मैं तो परेशान हो गया हूँ। इन्होंने वाकई अपना सर थाम लिया। मंजूर या ऐसे परेशान हो, अल्लाह कर्म करने वाला है। इन्होंने उठकर इनके कंधे पर दिलासे के अंदाज में हाथ रखकर दबाव डाला। मेरे पास कुछ पैसे हैं। मंसूर साहब ने झटके से सर उठाया। नहीं हमीदुल्लाह, तुम्हारी खुद 100 ज़रूरतें। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल खलाश हूँ। इन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि तुम ले लो, जब जब हो वापस कर देना। मंजूर साहब ने सर नफ़ी में हिलाया। तुमने कह दिया हमीदुल्लाह, यही काफ़ी है मेरे लिए। तुम ये बताओ नादिया के रिश्ते का क्या बना? आपा कल आई थी, अंगूठी पहना के। घर की बात है इसलिए कोई फंक्शन नहीं किया। मंजूर साहब ने सर हिला दिया। नादिया से पूछा था? इससे क्या पूछना था, बचपन से जानती है यासिर को। शरीफ है, सुलझा हुआ और आगे बढ़ने की लगन है। आजकल के दौर में यही मिल जाए बहुत है। और यार गैरों में बड़े धोखे हैं आजकल, तो बेटों के रिश्ते करते डर लगता है। ये तो जब आपा ने बात की तो मैंने ज़रा सोचा नहीं। आपा को जहेज़ भी नहीं चाहिए था, मेरी बेटी को प्यार से रखेंगी, और फिर मुझे 2 बेटियाँ और भी तो ब्यानी है। ठीक कह रहे हो। इन्होंने गहरा सांस लेकर ठंडी चाय का कप उठाकर लबों से लगा लिया। कल कितनी जितनी जल्दी वो पहुंच जाना, ये ना मेहमानों की तरह मुंह उठा के आओ। यूनिवर्सिटी गेट से बाहर निकलते हुए हिबा ने नादिया से कहा। हाँ बाबा, सुबह से 100 मरतबा याद करवा चुकी हूँ, तुम्हारी मंगनी में मैं ना पहुंचूँ, ऐसा हो सकता है? ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हिबा ने वार्निंग के अंदाज में कहते हुए बैग से च्युइंगम निकाल कर एक अपने मुंह में डाली और दूसरी इसकी तरफ बढ़ाई। तुम्हारे मुंह पर 12 क्यों बज रहे हैं यार? वो सामने देखो। नादिया के कहने पर इसने सरसरी सी नज़र सामने दौड़ाई। क्या है? इसे कोई खास चीज़ नजर न आई। यार वो टैक्सी ड्राइवर। नादिया के पीछे पीछे अंदाज पर इसने गौर से सामने देखा। जीन्स टी शर्ट में वही खड़ा था। इसके देखने पर मुस्कुराया तो हिबा ने सट पिटाकर रुख मोड़ लिया। खड़ा तो मैं क्या करूँ, मुझे क्यों दिखा रही हो? अब के वो रुख मोड़ के गुस्से से बोली। तुम पिछले 4 दिन से नहीं आ रही, पर ये रोज़ मुझे यहाँ खड़ा नजर आता है। कल तो मेरे पीछे वैन तक आया था।
क्या? हिब्बा चिल्लाई। तुम 4 दिन से देख रही हो, कल वो पीछे भी आ गए, तुमने पूछा नहीं क्या तकलीफ़ है? मैं अकेली थी तो डर गई। नादिया के मिनमिनाते अंदाज पर इसने कहर भरी नज़र नादिया पर डालकर चोट नज़रों से पीछे देखा, वो अब भी वहीं खड़ा था। मुझे लगता है इस दिन हमने इसका किराया नहीं दिया था ना, तो इसलिए पीछे आता। नादिया बड़ी दूर की कोड़ी लाई। तो मारने थे पैसे इसके मुंह पर? हिब्बा दांत पीस कर बोली, फिर खुद ही तेज़ी से मुड़ी और सड़क पार करके इसके सामने आकर खड़ी होगी, जबकि वो जो गाड़ी से टेक लगा मुतमिन खड़ा था इसके मुड़ने और अपनी तरफ आता देखते ही बिल्कुल चौकस होकर खड़ा हो गया। टैक्सी ड्राइवर फ्लैट हो गया। हिब्बा बीबी थे, मुझे पैसे नहीं चाहिए, कुड़ी चाहिए। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्या परेशानी है आपको? इसके सवाल पर मुकाबिल पहले हैरान, फिर इसी खामोशी के साथ मुस्कुरा दिया। यहाँ रोज़ाना खड़े होने का मतलब? यहाँ कहाँ लिखा है कि मैं यहाँ खड़ा नहीं हो सकता? अब की बार इसने अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ सवाल किया। एक पल के लिए हिब्बा लाजवाब होगी। इस दिन हम जल्दी में थे, आपका वापसी का किराया देना याद नहीं रहा। कितना किराया था? वो बैग में हाथ डाले हुई थी, बोली। आप रहने दें। हिब्बा ने माथे पर बल डालकर मुकाबिल को देखा। क्यों, मैं आपको भिखाना लगती हूँ या आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं? इसने पास खड़ी पराडों पर नज़र डाली जो जिससे वो टेक लगाकर खड़ा था। गाड़ी कहाँ है आपकी? इसके पूछने पर इसने गाड़ी पर नज़र डाली। टैक्सी की बात कर रही हूँ। इसने इत्तेज़ाई अंदाज में इस गाड़ी पर नज़र डालकर इसे जताया। आपको जाना है कहीं? वो इसका तंज नज़रअंदाज करके पूछने लगा। नहीं, ये रखें 400 और आइंदा यहाँ नज़र मत आना। बड़े शहाना अंदाज में इसके रवैये इसने रुपये इसकी तरफ बढ़ाए। पकड़े? इसे यूं ही खड़ा देखकर इसने जोर देकर कहा तो इसने पैसे थामते हुए नादिया का हाथ थाम कर तेजी से वैन की तरफ बढ़ी। जब वैन चलेगी तब भी वो वहीं खड़ा रहा। मैं तेरे पीछे ही आया हुए। तुम बहुत प्यारी लग रही हो। कमरे में दाखिल होते नादिया ने कहा तो हिब्बा मुस्कुराकर आईने के सामने जाकर खड़ी होगी। आईना नादिया के बयान की तस्दीक कर रहा था। तुम बहुत लकी हो हिब्बा, नादिया ने इसे देखते हुए कहा जो अपने सर से दुपट्टा उतार रही थी। नादिया के कहने पर इसने रुख मोड़कर सवालिया नज़रों से उसे देखा। तुम जैसा चाहती थी, जो चाहती थी तुम्हें मिल गया। ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। जैसा सम टाइम आपको जो आपकी पसंद पूरी हो जाती है ना, तो कभी कभार गलती भी हो जाती है। बेहतर वही होता है जो जिस अल्लाह पाक ने आपके लिए फ़ैसला किया होता है, वो नहीं कि जो आप अपने लिए सोचते हो या चाहते हो। हिबा दुपट्टा बेड पर रखकर नादिया के करीब आकर बैठ गई। इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। पापा तो मेरा रिश्ता कहीं और करना चाह रहे थे, लेकिन मैंने अपनी तुम्हारी तरह चुप का रोज़ा नहीं रखा। खुलकर अपनी ख्वाहिश, डिमांड सब कुछ बता दिया। इसलिए तो आज मेरी और ताबिश की मंगनी हो रही है। और दूसरी बात, ताबिश हमजा की तरफ बुज़दिल नहीं था। नादिया ने सर नफ़ी में रहा। नहीं बा, जोड़े आसमानों पर बनते। अगर अल्लाह ताला ने ताबिश के साथ तुम्हारे नसीब में ना लिखा होता तो तुम्हारी सारी कोशिश, ख्वाहिश, डिमांड सब बेकार जाती। इसलिए मैंने तुम्हें लकी कहा क्योंकि अल्लाह ने तुम पर करम किया और तुम्हें आजमाइश से बचा लिया। मैं तुमसे इत्तेफाक नहीं करती, मैं कभी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती अगर ताबिश एजुकेटेड, गुड लुकिंग ना होता। कोई मामूली काम करता तो चाहे वो मुझे कितना ही चाहता, वो मेरी पसंद ना होता, मैं मरकर भी इससे शादी ना करती। वो तनफ़्फ़ुर से बोली, फिर सर झटक कर नादिया को देखा। बड़ी पैसे नहीं पुजा रही थी, मटीरियलिस्टिक कुड़ी हीरोइन है। अगर तुम खुश नहीं तो क्यों मंगनी की? अभी भी वक्त है, तोड़ दो। नादिया ने सर नफ़ी में हिलाया। अब मुमकिन नहीं, सब लोग इस रिश्ते से खुश है तो मैंने भी समझौता कर लिया। हिबा कुछ कहना चाहती थी तभी मंजूर साहब अंदर दाखिल हुए। सहेलियों की बातें ख़त्म हो गई? इन्होंने दोनों के चेहरे को देखकर पूछा, फिर नादिया से बोले, चलो बेटा, हमीदुल्लाह बुला रहा है। ओके हिबा, चलती हूँ, यूनिवर्सिटी में मुलाकात होगी। चलो अल्लाह हाफिज़, मैं भी तेन सवेरे जाकर यूनिवर्सिटी जी मिलांगी। हिबा, एक तो बेटा तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। शॉपिंग तुम्हें करनी थी, नादिया को साथ लेकर जाना था, मुझे क्यों घसीट लिया? अब मुझे क्या पता कि लड़कियाँ कैसे कपड़े पहनती हैं। इसके साथ बैठे मंजूर साहब ने काफ़ी झंझलाहट से कहा। पापा, नादिया को फ़ोन किया था, बिजी थी, इसकी फुप्पो उर्फ सास आ रही थी, तो मैंने इसे फोर्स नहीं किया। अब बच्चे, आप तो आपको ही आना कहना था ना। इसके बरक्स वो काफ़ी खुशगवार मूड में थे। कितना चलना है? थोड़ा सा चलकर मंजूर साहब थक गए थे। वो सामने, हिबा ने सामने बने मॉल की तरफ इशारा किया। वहाँ जाना था, रिक्शा इतनी पीछे क्यों रोका? पापा, ये लाहौर का सबसे बड़ा मॉल है, ये लंबी गाड़ियों की लाइन देख रहे हैं? यहाँ रिक्शा लाकर मैंने अपनी इज्जत का फालूदा नहीं करना था। मंजूर साहब ने अफसोस से सर लिया। मंजूर साहब दी इक्को एक औलाद थे, वो भी गंदी औलाद। बेटा, इंसान को हमेशा अपनी हैसियत के मुताबिक काम करना चाहिए। जब तुम्हें पता है कि यहाँ क्या स्टैंडर्ड है तो फिर यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? बाजार भरे पड़े चीज़ों से। पापा, क्लास और टेस्ट भी कोई चीज़ होती है। वो इनका हाथ थाम कर मॉल की सीने चढ़ते हुए बोली। अब की बार इन्होंने कुछ नहीं कहा। वो पहली बार किसी मॉल में आए थे, वहाँ चलते फिरते लोगों को देखकर इन्हें क्लास का अंदाज़ा हो रहा था। पापा, ये कैसे? वो बेख्याली में सामने देख रहे थे जब हिबा की आवाज़ पर पलटे। वो आसमानी रंग का कुर्ता साथ लगाए इनसे पूछ रही थी। बहुत अच्छा है, वो वाकई बहुत अच्छा था, ले लूँ? हाँ ज़रूर। कितने का? 7,000। हिबा ने टैग पढ़कर इन्हें बताया तो इन्हें झटका लगा। ओह मेरे खुदा, बेटा ये तो बहुत महंगा है, इतने में तो खरीद कई चीज़ें आ जाती हैं। वो परेशानी से बोले। पापा, ये डिज़ाइनर कुर्ता अभी तो मैंने कम कीमत वाला लिया और आप इस पर भी मुझे टोक रहे हैं। इसकी ने कुर्ता वापस हैंग कर दिया।
मंसूर साहब ने इसका चेहरा देखा, यकीनन वो खफा हो गई थी। अद्दा दी औलाद ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ फेरने चाहिए जो अपने पेरेंट्स की जेब नहीं देखती थी, फिर हमेशा कहती मैंने कम कीमत वाला कितना जा मगरोला है। हिब्बा इसको बाहर निकलता देख कर इन्होंने बेसाख्ता पुकारा, ले लो बेटा, मैं तो वैसे ही कह रहा था। डूब के मर जा हिब्बा। नहीं रहने दे, वो रूठेपन से बोली। अरे बाबा सॉरी, कहाँ ना ले लो। वो इसे पिचकारते हुए बोले तो मुस्कुराकर कुर्ता लेकर काउंटर की तरफ बढ़ गई। डूब के मर जा। वो भी इसके पास जाकर खड़े हो गए। अरे मंसूर साहब। अपने नाम की पुकार पर वो बेसाख्ता पलटे और अपने सामने खड़े शख्स को देखकर एक पल के लिए बिल्कुल साख्त रह गए। क्या बात है मंजूर साहब, पहचाना नहीं? आपके बिल अदा करती हिबा ने भी मुड़कर देखा। कैसे हैं आप सर? आखिरकार मंजूर साहब को अपने हवास बहाल करके बोलना पड़ा। मैं कब से आपको देख रहा हूँ, लेकिन आप अपने ध्यान में थे तो सोचा खुद जाकर आपसे मिल लूँ। तारुफ नहीं करवाएंगे इनका? वो हिबा पर नजर जमा कर बोला। मंजूर साहब का दिल चाहा वो एक पल ज़ाया किए बगैर हिबा को इसकी नज़र से दूर कर दे, लेकिन इस वक्त ये मुमकिन नहीं था। ये मेरी बेटी और ये हमारी फैक्ट्री के मालिक नदीम कुरैशी हैं। कैसी हैं आप? वो अब भी हिबा को देख रहा था। फ़ाइन, वो अपने मखसूस अंदाज में मुख्तसर जवाब देकर काउंटर की तरफ मुड़ गई। नदीम बिल? इसके साथ खड़ी इस मॉडर्न लड़की ने मुस्कुरा कर कहा। कितना बना? वो हिबा के इतने करीब आकर खड़ा होकर हिबा बेसाख्ता पीछे हटी। 40,000। काउंटर के पीछे खड़े लड़के ने जब रकम बताई तो हिबा ने बड़े बेसाख्ता अंदाज में नदीम कुरैशी को देखा, जो क्रेडिट कार्ड पकड़ाते हुए भी हिबा पर निगाह डालना नहीं भूला था। चलो बेटा, मंजूर साहब ने बड़े बेसाख्ता अंदाज में इसका हाथ खींचा। ओके सर। मुड़ के मुरव्वतन ने नदीम कुरैशी को मुखातिब करना पड़ा और अगला एक लम्हा ज़ाया के बगैर निकले थे। आपके बॉस काफ़ी यंग है पापा। हिबा की बात का इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और काफ़ी अमीर लगते हैं। आहो ਇਹਦਾ नहीं ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ बुढ़े ਦੇ ਨਾਲ। अमीर है ना तेरे। फिर 7,000 की तो भी 40,000 का अगली बारी कुर्ता लेने जो मुड़ के देखती पी सी। जो अपनी वाइफ को इतनी शॉपिंग करवा रहे थे वो इसकी वाइफ नहीं। वो जहरखुन अंदाज में बोले। तो फिर बहन होगी? नहीं। अच्छा, वो हैरान हुई। तो फिर कौन इतनी खास थी? कोई नहीं, तुम बस चलो यहाँ से, वो इसे तकरीबन खींच कर चलते हुए बोले। लेकिन पापा, हिबा मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही। इनके कहने पर हिबा ने इनका चेहरा देखा जो बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था। वो एकदम घबरा गई। दर फिट्टे मुँह तेरे ते लानती औरत, हुन खबर आ रही थी पहले जो सवाल जवाब कर रही थी तो अन्नी सी तो नज़र नहीं आई। पापा प्लीज़ आप यहाँ बैठ जाएं। इसने इन सीढ़ियों पर ज़बरदस्ती बिठा दिया। मैं पानी लाती हूँ। नहीं, मुझे बस घर ले चलो, आप बैठे, मैं आती हूँ। वो तेरी से पार्किंग की तरफ जाने लगी। अपने ध्यान में तेरी से चलते चलते इसका सर बड़ी ज़ोर से किसी के कंधे से टकराया। इसका सर चकरा कर रह गया। ओ, आपको लगी तो नहीं? इसको सर थामते देखकर सामने खड़े शख्स ने पूछा। इसने बमुश्किल सर ऊंचा किया और फिर नजरें जैसे इस पर ठहर गई, जबकि मुकाबिल भी इसे देखकर हैरान रह गया। हिबा के मुंह से गहरी सांस निकली। शुक्र है, वो बड़बड़ाई। आपकी टैक्सी कहाँ है? देखिए प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं। इसकी खामोशी पर इसे लगा कि इसकी पिछली बदतमीज़ी की वजह से कहीं वो इनकार ही ना कर दे। प्लीज़। वो कभी भी यूँ किसी की मिन्नत समाजत ना करती, लेकिन यहाँ सवाल इसके बाप का था। कहाँ है वो इधर मॉल के बाहर। ओके, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। वो तेज़ी से मुड़ गया। जब वो मंजूर साहब के पास पहुंची, वो तब भी आंखें बंद किए बैठे थे। इनकी तबीयत वाकई ख़राब लग रही थी। इसे इंतज़ार करते 15 मिनट गुजर गए, लेकिन टैक्सी ड्राइवर का दूर दूर तक पता नहीं था। गुस्से और बेबसी में इसका बुरा हाल था। तभी एक टैक्सी इसके करीब आकर रुकी और इसे इस टैक्सी से निकलते देखकर वो फट पड़ी। मैंने बताया था मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं, लेकिन इसके बावजूद इतनी देर, 15 मिनट से पागलों की तरह इंतजार कर रही हूँ। हिबा। मंजूर साहब ने ज़ोर से इसे आवाज़ दी। वो जो होंठ फेंचे इसको देख और सुन रहा था। तेरी से मंजूर साहब की तरफ बड़ा और हाथ का सहारा देकर इन्हें खड़ा किया। सॉरी अंकल, मुझे टैक्सी अरेंज करने में टाइम लग गया। आपका अस्पताल ले चलूँ? वो मंजूर साहब को फ्रंट सीट पर बिठाते हुए पूछने लगा। नहीं बेटा, बहुत शुक्रिया, मेरी दुआएं घर पर है, वो खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। वो मंजूर साहब से बातें कर रहे थे जबकि पीछे बैठी हिबा तिल मिला रही थी। बस यही रोक दें। मेन रोड पर हिबा ने इसकी टैक्सी रोकने के लिए कहा। मंसूर साहब ने मुड़कर इसे देखा। यहाँ क्यों बेटा, घर के आगे उतरते हैं। मंजूर साहब के कहने पर इसने शीशे में पीछे देखा। वो पापा से क्या कहती हुई इसको घर का पता नहीं बताना चाहती, और वो आगे बैठा जैसे इसकी कैफियत का मज़ा ले रहा था। टैक्सी घर के आगे रुकी तो वो गुस्से से उतरी और इसी गुस्से से घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। ये भी याद ना रहा कि पापा की तबीयत ख़राब है। पता नहीं क्यों इस टैक्सी ड्राइवर को देखकर इसे गुस्सा आ जाता था और इसकी खामोशी और मखसूस मुस्कुराहट से चिढ़ होती थी। अद्धा दी कुड़ी ने बंदा पैसे कुत्ते आगे पा दे। अभी देख ला अपना तन फन करदी निकल गई तो प्यो दी पिछे जी हालत खराब हुई उनका नहीं एहसास होया। हिबा बेटा, खाने को कुछ ले आओ। कुछ देर बाद इसने मंजूर साहब की आवाज़ सुनी तो तेरी से उठी, लेकिन दरवाजे पर इसे रुकना पड़ा। नहीं अंकल, इसकी ज़रूरत नहीं, मुझे देर हो रही है। ये मेरा नंबर रखें, अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल कर ले, मैं हाजिर हो जाऊँगा। जीते रहो बेटा। मंजूर साहब ने अपने आगे झुके इसके सर पर प्यार किया। सीधे होकर इसने एक ताजराना नज़र ईबा पर डाली और बाहर निकल गया। वो गेट बंद होने पर वो तिल मिलाती हुई अंदर आई। पापा, क्या ज़रूरत थी टैक्सी ड्राइवर को अंदर बुलाने की और इतना सर चढ़ाने की? हिबा। मंजूर साहब ने अफसोस से देखा। टैक्सी ड्राइवर इंसान होते हो, फिर वो कितना शरीफ और तमीज़दार बच्चा था। पापा, आपको कैसे पता वो शरीफ था? वो झंझलाकर पूछने लगी। शराफत इसके चेहरे से जाहिर हो रही थी। क्या इसकी शराफत नहीं कि इसकी टैक्सी ख़राब थी, फिर भी तुम्हारे कहने पर वो किसी की टैक्सी लेकर हमें छोड़ने आया? तो कि एहसान नहीं लिया, किराया लिया? इसने नहीं लिया। क्या? वो चीख पड़ी। हद होती है पापा, अब जब मिलेगा किराया मांगेगा। वो आखिर में बड़बड़ा कर रहेगी। मैं दूध के साथ आपको कोई दवाई देती हूँ, आप खाकर लेट जाए। वो कहकर किचन में आ गई।
आपने मुझे बुलाया सर? आए मंजूर साहब, अब कैसी तबीयत है आपकी? मंजूर साहब ने कुछ हैरत से नदीम कुरैशी को देखा। अब तो कुछ बेहतर है। आप खड़े क्यों बैठे? वो इस मेहरबानी पर हैरान होते हुए बैठ गए। इस दिन आपने लॉन की बात की थी, मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने इस दिन रूटली बात की। प्रोविडेंट फंड आपका हक है, आप इन फॉर्म पर साइन कर दें, कुछ दिनों में आपको लॉन मिल जाएगा। मंजूर साहब कुछ लम्हों के लिए बोल ही नहीं सके। ये काया पलट कैसी? मंजूर साहब, नदीम कुरैशी कदरे ज़ोर से बोला तो इन्होंने चौंक कर पहले से फिर फॉर्म को देखा। लीजिए। नदीम कुरैशी ने पेन इनकी तरफ बढ़ाया। मंजूर साहब ने गहरा सांस लिया और मतलूबा जगह पर साइन कर दिया। अल्लाह, मंजूर साहब तभी ना जेनी तवाजा नहीं जेन नहीं काम कर रहे ने, पढ़े लिखे पढ़े बगैर साइन कर देते तो होने कोई वखरी शह निकलनी। इस वक्त कौन आ गया? वो हैरान होती हुई गेट की तरफ बड़ी। सरप्राइज! गेट खुलते ही से पहले ताबिश की आवाज़ सुनाई दी, फिर शक्ल दिखाई दी। अरे इतनी हैरान क्यों? वो अंदर आते हुए बोला। हिबा वाकई से देखकर हैरान हुई। ये लो, इसने हिबा की तरफ शॉपर बढ़ाते हुए कहा। ये क्या? ये अम्मी ने तुम्हारे सूट और ज्वेलरी भेजी और ये मिठाई मैं लेकर आऊँ। एक गुड न्यूज़ है, गेस करो। ताबिश के लहजे में से इसकी खुशी जाहिर हो रही थी। तुम्हें जॉब मिल गई? हिबा ने बड़े मुतमिन अंदाज में कहा तो अब की बार वो हैरान रह गया। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे अंदाज से, वो कहकर अंदर की तरफ बढ़ गई। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि मुझे जॉब दुबई में मिली है? अच्छा, वो मुस्कुराकर बोली। क्या बात है, तुम्हें खुशी नहीं हुई? वो इसकी आंखों में देखते हुए बोला। नहीं, मुझे वाकई खुशी हुई है। तो फिर तुम्हारा अंदाज इतना बुझा बुझा क्यों? और तुम्हारी आंखें भी रोई रोई लग रही हैं। अब के ताबिश ने बगौर इसका चेहरा देखा। नहीं, बस ऐसे सर में दर्द था। हिबा ने दोनों हाथों को चेहरे पर फेर कर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। मुझे बताओ हिबा, ज़रूर कोई बात है। वह बिल्कुल इसके सामने आकर खड़ा हो गया। पापा की वजह से परेशान हूँ, दिन ब दिन इनकी सेहत गिरती जा रही है। पूछती हूँ तो कहते कि मैं ठीक हूँ। कल तो मैंने इन्हें खून की उल्टी करते देखा, लेकिन वो मानती नहीं। कहते हुए इसकी आवाज़ भी भरा गई। शुक्र है तेरे वगैरह गंदी औलाद में एहसास होया किसी का। ओह, ताबिश ने अफसोस से सर लिया। मैं अंकल से मिल लूँ? हाँ तुम चलो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। वो सर हिलाकर मंजूर साहब के कमरे की तरफ मुड़ गया। जब वो चाय लेकर आई, ताबिश कुछ बात कर रहा था, लेकिन इसे देखकर खामोश हो गया। चाय पीने के दौरान वो मंजूर साहब से दुबई वाली जॉब डिस्कस करता रहा। वो कुछ देर तो बैठी रही। मंजूर साहब के लिए दूध गर्म करने के लिए किचन में आ गई। आहट पर इसने चौंक कर देखा। ताबिश बर्नर बंद कर रहा था। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? दूध उबल रहा है। ओह, वो अफसोस से चूल्हे पर गिरे दूध को देखने लगी। तुम ख्वाम का इतना परेशान हो रही हो? अंकल ठीक है। हिबा ने कोई जवाब नहीं दिया। अब अपना मूड ठीक कर लो। आखिरी दफ़ा तुम्हारी ये सड़ियल शक्ल देखकर जाऊंगा तो क्या अच्छे ख्यालात आएंगे मुझे। इसके मुंह बनाने पर बेसाख्ता अंदाज में मुस्कुराई। ये हुई ना बात। और तुम्हारी दोस्त, इसका क्या बना? होगी इसकी मंगनी? हाँ, इसके कज़न से। और वो जो अपनी पसंद को लेकर इतनी परेशान थी? ताबिश ने ज़ेर लब मुस्कुराते हुए पूछा। छोड़ो इस बेकार आदमी को। मैं नादिया को लेकर गई थी फेस टू फेस बात करवाने, लेकिन ताकि बाद में इसे कोई अफसोस न रहे। तुम इस लड़के से मिलने रेस्टोरेंट गई थी? सारी बात के दरमियान ताबिश को यही बात काबिल गौर लगी। हाँ, और नादिया भी तो मेरे साथ थी। हद होती है हिबा, तुम्हें क्या ज़रूरत थी डेट अरेंज करने की? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो नागवारी से बोला। हिबा ने सवालिया नज़रों से देखा। ताबिश, मैं कोई डेट पर नहीं गई थी, मैं यूनिवर्सिटी में इतने लड़कों के साथ पढ़ती हूँ। वो और बात है। वो इसकी बात काट कर बोला। लेकिन यूँ रेस्टोरेंट में जाकर लड़कों से मिलना? लड़कों नहीं, लड़का, वो भी जिससे मेरा कोई वास्ता नहीं। आहो, लेकिन मदर टेरेसा बन के गई तो सीना तो डंगरे। वो एकदम मुश्तिल होकर बोली। अभी तुम्हारे इससे कोई वास्ता नहीं था तो तुम मिलने चली गई, और अगर होता तो? वो भी भड़के हुए अंदाज में बोला। हिबा कुछ लम्हों के लिए बोल नहीं सकी। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? शक नहीं करा, सिर्फ ये बता रहा हूँ मुझे पसंद नहीं है सब। तुम्हें ज़रूरत क्या प्राय फड्डे में टांग अड़ाने की? हिबा ने कुछ जवाब नहीं दिया। ताबिश भी खामोश हो गया। चलता हूँ, अगर जाने से पहले टाइम मिला तो मिल कर जाऊँगा। अल्लाह हाफिज़। हिबा का दिल इतना ख़राब हो गया वो इस अच्छे तरीके से खुद अल्लाह हाफिज़ भी ना कह सके। सही बात कर रहा था ताबिश के साथ हूँ मैं। मुझे तो ये यार हिबा बड़ी सख्त नापसंद आई है। मुझे नहीं पसंद ये कुड़ी। तो मैंने तो हीरो का साथ देना है। हम अपने टैक्सी ड्राइवर के साथ हैं। मंजूर साहब ने इस तरह भी अंदाज में पहलू बदला तो साथ बैठे हमीदुल्लाह ने इनके कंधे पर हाथ रखकर इन्हें दिलासा दिया। अल्लाह पर भरोसा रखो यार, सब ठीक हो जाएगा। जवाब देने के बजाय वो सर हिलाकर रह गए। असलम, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। रिसेप्शन पर खड़े लड़के ने इन्हें अंदर जाने के लिए कहा। जब वो धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हुए। आइए मंजूर साहब, बैठिए। इन्हें देखकर डॉक्टर साहब ने कहा तो वो हमीदुल्लाह डॉक्टर की मेज़ के आकर रखी कुर्सी पर बैठ गए। डॉक्टर ने हनकारा भरा इसकी नज़रें अपने सामने रखी फाइल पर थी। आपकी जो रिपोर्ट शौकत खान में भेजी थी वो आ गई है, और मुझे जो अंदेशा था वो सही साबित हुआ। मंजूर साहब की धड़कनें सुस्त होने लगी। आपको कैंसर है? ओह हुई। मंजूर साहब के कान साए साए करने लगे। डॉक्टर के कमरे में लगे एसी की खुनकी ने अपने जिस्म में उतरती महसूस हुई। यार आजकल कैंसर इतना आम हो गया ना, मैं क्या बताऊँ। हमारी फैमिली में बहुत से लोगों को अभी इतनी बुरी कंडीशन चल रही है ना। मेरे एक भाभी के फादर है, मतलब वो भी मेरे ताया लगे, तो उनकी भी इतनी बुरी कंडीशन हुई हुई है। आप लोग उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। वो भी कैंसर पेशेंट है, लेकिन अभी उनकी बहुत ख़राब कंडीशन चल रही है। और मेरे ताबू हैं जो सगे वाले, वो उनको भी वो भी कैंसर पेशेंट है, तो उनकी भी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई हुई है। तो आप लोग उनको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ये कैंसर जैसा मुज़िम मर्ज़ ये इंसान में कुछ नहीं छोड़ता। इतनी तकलीफ़ में है ना वो लोग, देखा नहीं जाता।
उनके घर वालों का है कि हौसला कि वो इतने ज़्यादा अपने प्यारों को इतनी तकलीफ़ में देख रहे हैं और बड़े हौसले और हिम्मत से बर्दाश्त भी कर रहे हैं। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और ऐसी मुज़ी बीमारियों से बचाए। हौसला करें मंजूर साहब, अगर बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है तो शिफा देने वाली ज़ात भी इसी की। अगरचे आपका कैंसर काफ़ी फैल चुका है, लेकिन मैं फिर भी नाउम्मीद नहीं। आपको जल्द से जल्द अस्पताल में एडमिट होना होगा। मंजूर साहब, जैसे आप बिल्कुल बुत बनकर रह गए थे। डॉक्टर साहब, खर्चा कितना होगा? हमीदुल्लाह ने सवाल किया। आप तो जानते हैं ये बहुत महंगा इलाज है, खर्च तो लाखों में होगा। आप इन्हें एडमिट करवाएं, चार्जेस आपको रिसेप्शन से पता चल जाएंगे। कहने के साथ इन्होंने दोबारा मंजूर साहब को देखा। जाकर सरकारी अस्पताल दाखिल करा दो। फिर सरकारी अस्पताल में भी होता है ट्रीटमेंट, लेकिन ज़लालत तो बहुत होती है। ओके डॉक्टर साहब, हम रकम का बंदोबस्त करके आपको इतला करते हैं। हमीदुल्लाह ने डॉक्टर से मुसाफा करने के बाद मंजूर साहब को खड़ा किया। जब वो कमरे से बाहर निकले तो इन्हें वाज़ेह तौर पर अपनी टांगें कांपती महसूस हुई। वो अस्पताल की सीढ़ियाँ उतरते वहीं निढाल होकर बैठ के और एकदम फूट फूट कर रो दिए। वैसे ऐसी बातें पेशेंट को तो नहीं बताई जाती होती, पेशेंट के साथ जो होता है उसको बताते होते हैं। खोता डॉक्टर, डंगर डॉक्टर। हमीदुल्लाह इनकी कैफियत समझ रहे थे, इनकी आंखों में आंसू आ गए थे। यार तुम तो मेरे इतने बहादुर दोस्त हो, बीमारी का मुकाबला करने के लिए तुम हिम्मत छोड़कर बैठ गए। मंजूर, अगर तुम्हें हिबा से प्यार है तो तुम्हें इसकी खातिर इलाज करवाना पड़ेगा। तुमने सुना ना, डॉक्टर ने कहा है वो नाउमीद नहीं। यार मर तो जाना है, वो पैसा क्यों ना हिबा के काम है। कैसी फजूल बातें कर रहे हो। हिबा के लिए तुम अहम हो, पैसा नहीं। अगर तुम अस्पताल में एडमिट ना हो तो मैं हिबा को सब बता दूंगा। नहीं, वो बेसाख्ता बोले। तो बस अब उठो और हिम्मत से काम लो। इन्होंने खुद अपने हाथों से इनका चेहरा साफ किया, इनके हाथ पकड़कर सीढ़ियाँ उतरने लगे। हालत एक मुसीबत आई, हालत तो नदीम कुरैशी मुसीबत बन के बैठा। नदीम कुरैशी ने अब्रू झुकाकर इनका चेहरा देखा, जो चेहरा झुकाए मगमूम बैठे थे। मुझे बहुत अफसोस हुआ, आपको इतनी खतरनाक बीमारी है। आपके घर में कौन कौन है? मैं हूँ और मेरी बेटी। मुनकारा भरकर बोला। यकीनन आप अपनी बेटी की वजह से परेशान होंगे। आपके बाद इसका कौन है? यही तो सारी परेशानी है सर। आपकी परेशानी मैं दूर कर सकता हूँ अगर आप चाहें तो। अल्लाह मातम, देखिए ना, बुढ़ी घोड़ी लाल लगा। मंजूर साहब ने उलझे हुए अंदाज में से देखा, जो अपनी कुर्सी से उठकर इनके करीब आकर खड़ा हो गया। मैं आपको अभी इसी वक्त 7 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, और वापसी की भी जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपको अपनी बेटी की शादी मुझसे करना होगी। अल्लाह। मंजूर साहब के कानों में धमाका हुआ। इनका दिमाग जो इन्हें खतरे का सिग्नल दे रहा था वो सही साबित हुआ था। सोच के रहे मंजूर साहब, फ़ायदे का सौदा। आपकी बेटी की परेशानी भी खत्म हो जाएगी और आपका इलाज भी हो जाएगा। नदीम साहब, मेरी बेटी की मंगनी हो चुकी है और कुछ अरसे में इसकी शादी भी होने वाली है। वो अटक अटक कर बोले। होने वाली है ना, हुई तो नहीं ना? और मुझ जैसे दामाद आपको कहाँ मेरे को लेने की बजाय दे रहा है। घटिया तरीन दामाद। बहुत खुश रखूँगा आपकी बेटी को। मंजूर साहब ने खुश होंठों पर ज़बान फेर के से तय किया। नदीम साहब, हम गरीब लोग और हमारे यहाँ ज़ुबान की बड़ी अहमियत होती है। मंगनी हो चुकी है, मैं इनकार नहीं कर सकता। दूसरा, ये रिश्ता मेरी बेटी की पसंद से हुआ, और आप शादीशुदा 3 बच्चों के बाप हैं। नदीम ने ज़ोर से हाथ टेबल पर मारा। ये आपका मसला नहीं है कि मैं शादीशुदा हूँ। अच्छा, बड़ी तेज नहीं तेनों, हाल मेरा मसला नहीं है। मैं आसानी से दूसरी शादी अफोर्ड कर सकता हूँ। जो चीज़ मुझे पसंद आती थी मैं इसे हासिल करके छोड़ता हूँ, और आपकी बेटी तो पहली नज़र में मेरे दिल को भाग गई थी। मंजूर साहब की मुठ्ठियाँ भींच गई। फिर क्या कहते हैं? वो अब टहलता वापस जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। मैं माजरत चाहता हूँ, ऐसा मुमकिन नहीं। नदीम कुरैशी के चेहरे की मसनूई शराफत एकदम गायब होगी। नामुमकिन को मुमकिन करना मुझे आता है। अभी तक मैंने शराफत से बात की, लेकिन लगता तुम्हारे बूढ़े दिमाग में घुसी नहीं। ये तो तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हें कोई पैसा दूंगा। दूसरा, तुम्हारी बेटी को उठवाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। और तीसरा, इस दिन जो मैंने फॉर्म साइन करवाया था वो लोन के लिए नहीं, बल्कि इसमें लिखा था कि तुमने मुझसे 20 लाख उधार लिए हैं, जो अदा न करने की सूरत में मैं तुमसे तुम्हारी बेटी का रिश्ता ले सकता हूँ। वो मकाराना अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, जबकि मंजूर साहब का खून बिल्कुल खुश्क होकर रह गया। इतना बड़ा धोखा। वो दुख और हैरत के मारे इतना ही बोल सके। भाई आजकल किसी जगह पे भी एतबार नहीं करना चाहिए। तो एडे गंदे आदमी ते एतबार करके तो सैन सैन मार देते। तो और फिट्टे मुँह मंसूर साहब, यार तो सठिया गया बुढ़ापे में ना। इसे धोखा नहीं, अक्लमंदी कहते हैं। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का वक्त देता हूँ, इसके बाद जो होगा तुम इसके खुद जिम्मेदार होगे। मंजूर साहब जब वहाँ से निकले, मुहावरतन नहीं हकीकतन इनके सामने अंधेरा छा गया। सारी बात सुनकर हमीदुल्ला का मुँह खुले का खुला रह गया। वो हैरत से मंजूर साहब को देख रहे थे, जिन्होंने दोनों हाथ में अपना सर थाम रखा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा हमीदुल्ला, क्या करूँ? अगर आगे कुआं तो पीछे खाई है। मैं इलाज के लिए पैसों का सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ। यहाँ इज्जत के लाले पड़ गए। इस दिन जब माल में ये खबीस आदमी मिला था, हिबा पर जमी नजरों से मुझे परेशानी हो गई थी, लेकिन वो इस हद तक गिरेगा ये मुझे अंदाज़ा नहीं था। ऊपर से ताबिश भी चला गया। जो मेरे पास रकम थी वो भी ताबिश को दे दी। हमीदुल्ला ने चौंक कर इन्हें देखा। क्यों? इसे दुबई वाली जॉब के लिए पैसों की ज़रूरत थी। दौर फिट्टे मुँह, दौर दोनों ना, बाप बेटी दोनों एकलो पैदल खोते डंगर ज़माने दे। मुझे आया तो मैं इनकार नहीं कर सका, क्योंकि मेरा जो भी है वो हिबा का ही है। ताबिश हिबा का फ्यूचर है, हिबा के काम आएगा। हिबा को पता है? नहीं। मंजूर साहब ने सरनफी में लाया। मैं इसको बताऊंगा भी नहीं। वो बहुत जज्बाती, सोचे समझे बगैर रिएक्ट करेगी। ताबिश का है तो सारा। खैर, सहारा अल्लाह की ज़ात का ही होता है। बहरहाल तुम कल से जॉब पर मत आना। हाँ, मैंने भी यही सोचा। हमीदुल्ला, तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ बोलो यार।
जितना अर्सा मैं अस्पताल में रहूँ हिबा को अपने पास रखना, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरा मकान बेच कर रकम हिबा के हवाले कर देना, इसकी खाला के घर छोड़ाना। अल्लाह, खाला सपनी दे घर छड़ के आई जी रंग मार जाएगी। कैसी बातें कर रहे हो मंजूर, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम अपने हाथों से हिबा को रुखसत करोगे। अल्लाह करे ऐसा हो, वो नम आंखों के साथ बोले। ये सब कौन सा काम निकला जो ऑफिस वाले आपको इतनी दूर भेज रहे हैं? वो इनका बैग पैक करने के साथ साथ मुसलसल बोल रही थी। बस बेटा मजबूरी है, पापा आपकी तबीयत पहले ठीक नहीं है, आप जॉब छोड़ दें, हमें ज़रूरत नहीं है, पहले आपकी सेहत है। हाँ कह तो तुम ठीक रही हो, बस ये आखिरी टूर है, फिर इसके बाद आराम ही आराम होगा। वो इस पर नजर जमा कर बोले। तुम भी अपना सामान पैक करो, जब तक मैं बाहर रहूँगा तुम हमीदुल्ला की तरफ रहोगी, तुम यहाँ अकेली रहोगी तो मैं इधर परेशान रहूँगा। हिबा ने बैग से नज़र हटाकर इन्हें देखा। ठीक है पापा, लेकिन आप जल्दी आ जाना, मैं ज़्यादा दिन आपके बगैर नहीं रह सकती। वो इनके कहने पर वो मुस्कुरा कर रह गए। ये तुम्हारा मुंह क्यों सूजा हुआ है? मूड तो ठीक करो। हिबा ने बेजारी से नादिया की शक्ल देखी। हिबा तुम जानती हो ना, अब्बू ने तुम्हें घर से बाहर निकलने से मना किया था। अब अगर इन्हें पता चला कि तुम बाहर गई हो मेरे साथ तो इन्होंने तुम्हें तो कुछ नहीं कहना, मेरी शामत आ जाएगी। आहो मेरे मुंह में सुनती है जैसे ये हिबा जैसी लड़कियां जस्ट हेट दैट टाइप ऑफ गर्ल्स, कि तुम्हें एक चीज़ से रोक दिया गया तो फिर तू चढ़ के गल कर रही है, अपने ऐसे तो मुसीबत खड़ी करनी, दूसरे ने भी जहन्नम दे खेलना। जानवर जी, एक तो मुझे स्ट्रोक टॉक की वजह समझ में नहीं आती, जब से तुम लोगों के घर आई हूँ कैद होकर रह गई, आपके वचन चलाकर बोली। इससे पहले नादिया इसका कोई जवाब देती गाड़ी तेजी से इनके करीब आकर रुकी। नादिया ने चौंक कर और हिबा ने सरसी नजर गाड़ी से उतरने वाले 3 लंबे चौड़े आदमियों पर डाले। अपनी तरफ बढ़ता देखकर नादिया ने एक लम्हा ज़ाया के बगैर हिबा का बाजू थामा और भागना शुरू कर दिया, जबकि इस रफ्तार पर हिबा बुखला कर इसके साथ भागने लगी। इतने रश में दो भागती लड़कियां कुछ लोगों के लिए हैरत और कुछ लोगों के लिए इंजॉयमेंट का बायस बनी थी। नादिया को छुपने के लिए जो जगह ठीक लगी वह गारमेंट शॉप थी, वो इसी तरह हिबा का बाजू खींचती काउंटर के पीछे छुप गई। ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ बताओगी? हिबा फूली सांसों के साथ बोली, जबकि नादिया ने होंठ पर उंगली रखकर इसे चुप का इशारा किया, खुद काउंटर की आड़ से बाहर झांकने लगी। क्या कोई कुत्ता पीछे लग गया था? हिबा ने मजीद चुप नहीं रहा जा रहा था। यही समझ लो, नादिया भिंची हुई आवाज़ में बोली। कोई मसला है मिस जी? दुकानदार जो कब से इन दोनों लड़कियों का तमाशा देख रहा था आकर बोली पड़ा। दरअसल हमारे पीछे कुछ लोग लगे, इनसे छुपने के लिए यहाँ हैं, अब शायद वो चले गए। नादिया ने एक बार फिर बाहर देखते हुए कहा। आपकी बहुत मेहरबानी होगी आप अगर आप कोई टैक्सी या रिक्शा हमारे लिए अरेंज कर दें। कौन लोग हैं वो? दो मजबूर लड़कियों को देखकर दुकानदार का पाकिस्तानी खून खोल उठा था। इनको दफ़ा करें, बस हमारे जाने का इंतज़ाम कर दे, और देखें प्लीज़ बंदा आपके एतमाद वाला हो। आप फिक्र ना करें, यहाँ बैठे मैं भी आता हूँ। हिबा तो बस हैरानी से नादिया की बातें सुन रही थी, जबकि परेशानी इसके चेहरे से जाहिर हो रही थी। ये क्या स्टोरी है नादिया, कौन हमारा पीछा कर रहा है? बताती हूँ, लेकिन घर जाकर। सारा रास्ता भी इनके दरमियान कोई बात नहीं हुई। घर के आगे पहुँचते हिबा ने फिर से अपना सवाल दोहराया। तुम नदीम कुरैशी को जानती हो? नदीम कुरैशी? इसने कुछ हैरत से दोहराया। ओह हाँ, फिर याद आने पर बोली, पापा का एमडी? हाँ वही, ये इसके आदमी थे। क्या? वो हैरान हुई। इससे पहले वो मजीद सवाल करती, दरवाज़ा खुलकर दरवाजे में नादिया की बहन का परेशान चेहरा लिए खड़ी थी। तुम्हें क्या हुआ? इसको देखते दोनों बेसाख्ता बोली। बाहर से आते हुए किसी ने अब्बू पर हमला किया। वो दोनों देरी से अंदर दाखिल हुई थी। नादिया तो देरी से हमीदुल्ला के कमरे में दाखिल हो गई, लेकिन वो बाहर रुक गई। इसे अंदर जाना मुनासिब नहीं लगा। ये क्या हुआ अब्बू आपको? इसे नादिया की परेशान आवाज़ सुनाई दी। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि जब हिबा बाहर न जाए, और तुम इसे लेकर चली गई। हमीदुल्ला की कुसीली आवाज़ पर हिबा ने परेशानी से दरवाजे को देखा। इनू इनू फैर मारो ना, अपना अपने ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸੱਟ ਖਾ ਕੇ ਹਮੀਦੁल्ला ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ पेश कर दे। नदीम कुरैशी इदा दी कुड़ियां वास्ते नदीम कुरैशी सूट करदा। इस नदीम कुरैशी को शक था कि हिबा हमारे घर पे, और मैंने हमेशा ये मानने से इनकार किया वो नज़र रखे हुए था हमारे घर पर। आज इसने तुम्हें और हिबा को साथ घर से निकलते देख लिया, ज़ाहिर इसकी शक की तस्दीक हो गई कि हिबा हमारे पास है। इसने ना सिर्फ मुझे जॉब से निकाल दिया बल्कि मेरा ये हाल करवाया। मुझे धमकी दी कि अगर हिबा को इसके हवाले न किया तो मेरी बेटियों को भी नुकसान पहुँचा सकता है। नादिया के अब्बू, मैंने आपसे कहा था किसी की मुसीबत आप गले न डालें। ये बड़ा नाजुक मामला है, हमारे घर खुद 3 जवान बेटियाँ। वो घटिया आदमी अपने पैसे के बलबूते पर कुछ भी कर सकता है। अगर आज जिसने आपके साथ ये किया तो कल वो हमारे घर में भी घुस सकता है। क्या करेंगे आप? हिबा मजीद खुद को नहीं रोक सकी। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। इन तीनों ने चौंक कर इसे देखा, जबकि हिबा हमीदुल्ला को देख रही थी, जिनके बाजू और माथे पर पट्टी बांधी गई थी और चेहरों पर भी जख्मों के निशान के थे। अंकल, क्या आप मुझे बताएंगे कि नदीम कुरैशी क्यों मेरे पीछे पड़ा और क्यों इसके आदमी ने आप पर हमला किया? हमीदुल्ला ने नादिया की तरफ देखा। दरअसल इसने अंकल से तुम्हारा रिश्ता मांगा था, लेकिन अंकल ने इनकार कर दिया क्योंकि इसका करैक्टर अच्छा नहीं। लेकिन इसने अंकल को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, किसी पेपर पर साइन करवा ली जिसके मुताबिक वो इसके मकरूज़ है। इसने अंकल के खिलाफ केस कर दिया कि वो रकम दें, अपना मकान इसके नाम कर दें, और हमने तुम्हें पास रखा इसलिए वो बब्बू के पीछे पड़ गया। मुझे पापा से बात करनी है। सारी बात सुनकर वो एक जुमला बोली, हिबा प्लीज़ अंकल। इसने मुल्तजी अंदाज में हमीदुल्ला को देखा। हमीदुल्ला ने फ़ोन निकालकर मंजूर का नंबर डायल किया। वो फ़ोन लेकर बाहर आ गई। बेल जा रही थी, साथ में बेल पर इसे मंजूर साहब की आवाज़ सुनाई थी, तो आंसू बड़े बेसाख्त अंदाज में इनकी आंखों से निकले। हमीदुल्ला खैर थे? इस वक्त फ़ोन किया? वो शायद सो रहे थे। पापा, वो बहुत मुश्किल इतना बोल सकी। हिबा मुझे से हैरान होकर बोले, तुम ठीक हो ना? अब हैरानी की जगह परेशानी ने ले ली। आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया पापा, इतना कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। मैं आपके लिए इतनी पराई होगी कि तो मुझे दूसरों से पता चला कि आप कितनी बड़ी मुश्किल में हैं।
वो एक ही सांस में इनके कितने शिकवे कर गई। क्या बताया तुम्हें हमीदुल्ला ने? इनके आवाज़ में लर्जिश उतर आई। जो आपके एमडी ने आपके साथ किया। पापा मुझसे तो बात करते, इसने धमकी दी और आप डर के? क्या वो मेरी मर्जी के बगैर मुझसे शादी कर सकते हैं? अपने आप ਨੂੰ ना दादी बीबी ना हिबा बीबी बड़ी तोप चीज़ समझ रही है कि मैं बस बड़ी तोप हूँ। तेरे वगरी ਨੂੰ कोई एक चंड पई होवे ते तेन 5 दिन होश ना आवे आई तो वड्डी मी जी के बगैर भी शादी कर सकते डंगर जी। तुम नहीं जानती हिब्बा मैं कितना मजबूर हूँ, वो थके थके अंदाज में बोले। लेकिन मैं कुछ नहीं जानती पापा, अब मुझे आपके पास आना है, आप बताएं आप कहाँ हैं? वो दोनों गालों पर फैले आंसू साफ करते हुए तेजी से बोली। हिब्बा जज्बाती मत हो, तुम मेरे साथ नहीं रह सकती, यहाँ जगह नहीं है। वो घबरा कर बोले। मैं आपके साथ हर जगह पर रह सकती हूँ। आप नहीं जानते पापा अंकल की फैमिली को हमारी वजह से कितनी प्रॉब्लम हो रही है और मैं अब इन्हें मज़ीद तकलीफ नहीं देना चाहती। अगर आप मुझे अपना पता नहीं देते तो मैं घर चली जाऊँगी, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। मैं ये फैसला कर चुकी हूँ। हिबा मेरी जान, वो बेबस होकर बोले। मुझे कुछ नहीं सुनना पापा, मैं गंदी औलाद ताड़ी, मैं नहीं हूँ हिबा। फ़ोन हमीदुल्ला को दो। वो फ़ोन लेकर अंकल के पास आकर इनको फ़ोन देकर कमरे में अपना कर सामान पैक करने लगी। थोड़ी देर बाद हमीदुल्ला इसके कमरे में। हिबा बेटा ये सरासर तुम्हारा जज्बाती फैसला, मंजूर इस वक्त बहुत पहले परेशान है, तुम इसकी मुश्किल को और ना बढ़ाओ। अंकल मैं आपकी मुश्किल को ख़त्म करना चाहती हूँ और पापा इस वक्त अकेले सब बर्दाश्त कर रहे होंगे, मेरे इनके पास होना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ आप मुझे मत रोकें। वो खामोश हो गए थे, लेकिन वो तेज़ी से सामान पैक कर रही थी। टैक्सी अस्पताल के सामने रुकी तो इसने हैरत से सामने देखने के बाद हमीदुल्ला की तरफ देखा, जो इससे नजरें चुरा कर टैक्सी से उतर गए। वो भी तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर बाहर आए। अंकल हम यहाँ क्यों आए? इसने परेशान नज़रों से इर्द गिर्द जाते लोगों को देखा। हमीदुल्ला कोई जवाब दिए बगैर तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। अंकल पापा ठीक है ना? इन्हें अपने पीछे हिबा की कांपती आवाज़ सुनाई दी तो इन्हें इस बात में सर हिलाना पड़ा, लेकिन न जाने क्यों इसका दिल तेज़ धड़कने लगा। किसी अनहोनी के एहसास से हमीदुल्ला के पीछे चलते हुए वो एक कमरे के में दाखिल हुई। सामने बिस्तर पर कोई लेटा हुआ था। वो पहली नज़र में इसे पहचान नहीं सकी, लेकिन जब इस शख्स ने पूरी आंखें खोलकर इसे देखा तो अपनी चीख रोकने के लिए इसके हाथ बेसाख्ता अपने होंठों तक गए, जबकि आंखों के सामने का मंजर धुंधला सा गया। सामने बिस्तर पर लेटा हुआ लागत शख्स इसे पहली नज़र में पहचान नहीं सकी थी। वो इसका बाप था। सिर्फ 1 माह पहले जब इसने आखिरी दफ़ा इन्हें देखा था तो वैसे तो ना थे, ये तो कोई और ही थे। सर पर कहीं बालों का निशाना था। कीमो लग गई इन्हों हड्डियों का ढांचा स्याह रंग की। क्या हो गया था? हमीदुल्ला मैंने तुम्हें मना किया था ना। इसने अपने बाप की आवाज़ सुनी, लेकिन इसमें भी फ़र्क था। वो नहींफ और कांप रही थी। मैं मजबूर था, हालात ही कुछ ऐसे हो गए। मंजूर साहब की हालत के पेश नज़र इन्होंने कुछ भी कहने से गुरेज किया। हिबा, हमीदुल्ला ने करीब जाकर इसे पुकारा, जो दरवाजे को इतनी मजबूती से थामे खड़ी थी कि अगर इसका सहारा ना होता तो कब की ज़मीन पर गिर चुकी होती। हमीदुल्ला इसकी हालत समझ रहे थे। इन्होंने इसे कंधों से थाम कर सहारा दिए, इसे सहारे के साथ इसे बेड तक ले आए। हिबा मेरी जान नाराज़ है अपने पापा से? वो इनके बाजू और हाथ पर लगी ड्रिप्स की परवाह किए बगैर इनके सीने से लिपट गई और इसके बाद इतनी शिद्दत से रोए के पास खड़े हमीदुल्ला भी अपने आंसू न रोक सके। शोर की आवाज़ सुनकर अंदर आती नर्स ये मंजर देखकर रुक गई। इतने दिन से पहले दाखिल इस मरीज़ के सिर्फ 2 विजिटर आए थे। आज पहली बार इस लड़की को देख रही थी। वो हमीदुल्ला को इसे खामोश करवाने का इशारा करके बाहर निकल गई। हिबा बेटा चुप कर जा, तुम इस तरह रोगी तो मंजूर की तबीयत और ख़राब हो जाएगी। देखो वो भी रो रहा है। हिबा ने हिचकियाँ लेते हुए सर उठाकर बाप का चेहरा देखा, जो रोते हुए मजीद बेबसी की तस्वीर लग रहा था। पापा को हुआ क्या? वो कैंसर वार्ड में खड़ी थी, लेकिन फिर भी दिल को बहलाने के लिए इसने हमीदुल्ला से पूछा। कीमो हो रही है, डॉक्टर से रोज़ मेरी बात होती है, इनको उम्मीद है मंजूर ठीक हो जाएगा। हमीदुल्ला से सुनने के बाद इसने बाप की तरफ देखा। पापा इतना कुछ हो गया, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया। आपकी तकलीफ़, आपकी परेशानी में मेरा कोई हिस्सा नहीं। आपने मेरी सारी परेशानी अपने सर ले ली, मुझे एक परेशानी नहीं बताई। कि आपको लगता है कि आपकी बेटी इतनी बुज़दिल है कि मुसीबत का सामना नहीं कर सकती? मेरे होते हुए आप यूँ अकेले यहाँ थे और मैं वहाँ आराम से थी। कौन आपका यहाँ ध्यान रखता होगा? हिबा प्लीज़ पापा बोलने दे मुझे। इसने गालों पर तेजी से बहते हुए आंसू साफ करते हुए कहा। वो घटिया आदमी आपको धमकियाँ देता रहा और आप सुनते रहे। क्या इतना आसान है किसी ज़बरदस्ती शादी कर लेना? इज्जत का पास इज्जतदारों को होता है बेटा। शादी करनी होती ना तो मैं सोचता भी, वो तो सिर्फ इज्जतों से खेलता है और हमारे पास सवाई इज्जत के है भी क्या। और इसके लिए ये बड़ा आसान है तुम्हें नुकसान पहुंचाना, क्योंकि इसके पास पैसा है, ताकत है। अब कई बार चुप कर गई। इस बाजार वाले वाक़े के बाद वो खुद भी डर गई थी, लेकिन बाप को तसल्ली देना भी तो ज़रूरी था। बहरहाल अब मैं हर वक्त आपके पास रहूँगी और प्लीज़ पापा मुझे खुद से दूर ना करें। वो आंसू जो चंद लम्हों के लिए रुके थे फिर से बरसने लगे। वो हमीदुल्ला के साथ बाहर निकले। अंकल अब आप मुझे घर की चाबी दे सकते हैं? मुझे वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी है। कुछ लम्हों के लिए हमीदुल्ला बोल ही नहीं सके। क्या हुआ अंकल, चाबी आपके पास नहीं? इनकी इतनी लंबी खामोशी से वो यही समझी। बेटा इस घर पर नदीम कुरैशी ने कब्जा कर रखा है। अब ये मामला अदालत वाला हो गया, लेकिन अभी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। पहले ही बहुत मुसीबत में फंसे, इससे मजीद दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। और ये भी तुम जानती हो इलाज कितना महंगा, जितनी जमा पूंजी थी इसमें खर्च हो रही है। जो तुम्हारा जेवर था वो भी मैंने इसरार करके बेच दिया, क्योंकि मंजूर की ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है। ज़िंदगी होगी तो सब कुछ बन जाएगा। और वो मज़ीद कुछ रकम थी वो इसने ताबिश को दे दी। वो जो सदमे के मारे ज़मीन को देखे जा रही थी, चौंक कर इन्हें देखने लगी। इसके देखने पर हमीदुल्ला को अपने जुमले का एहसास हुआ जो वो रवानी में बोल गए थे। ताबिश? प्लीज़ बेटा मुझसे मज़ीद कुछ ना पूछो। मंजूर ने मुझे कुछ भी बताने से मना किया। वो शर्मिंदा शर्मिंदा से बोले। अंकल अब और छुपाने को रह क्या गया है? वो ठंडी आह भरते हुए बोली। अच्छा अब तुम मंजूर के पास जाओ, मैं रात को आऊँगा खाना लेकर।
वो मना करना चाहती थी लेकिन सारी ला कर क्योंकि मना करने से पहले कोई बंदोबस्त करना भी ज़रूरी था। वो ढीले कदमों से जल्दी अंदर आई। डॉक्टर जा चुका था और पापा आंखें बंद किए लेटे थे। वो सोए हुए थे, ये जाग रहे थे। वो नहीं जानती थी। वो इनका हाथ थाम कर बैठ के देर तक इनका चेहरा देखती रही, बेआवाज़ रोती रही। जी तो गाइज़ यहाँ पे हमारी फर्स्ट एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। कल मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। लव।